स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन एक शानदार वीडियो के अंदर FR RTP May 26। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर कराऊंगा। कुछ FR में छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं वो भी कराऊंगा। मैं आपको सारे अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा और अमेंडमेंट डिस्कस करने के बाद आई विल ऑल्सो टेल यू उसमें से फोकस एरिया का है आपका कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है बेसिकली। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स भी कराऊंगा। उसके अलावा ICI में एक छोटी सी केस स्टडी है, बड़ी सिंपल है बट वो भी करवा दूंगा ताकि काफ़ी लोग को होता है कि MCQ एग्जाम में अप्रोच कैसे करें, तो अप्रोच समझ जाएगी आपको। और RTP में जितने भी न्यू क्वेश्चन है वो भी सारे करवा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑल एंड ऑल अपन पूरी RTP सॉल्व करने वाले हैं इधर। ठीक है, हाँ, आपका थोड़ा सा टाइम बचे इसलिए मैंने अमेंडमेंट्स को अपने हिसाब से लिख कर लाया हूँ। बिकॉज अगर आप RTP के अमेंडमेंट्स देखोगे तो इट इज़ रफली 13-14 पेजेस। तो मैं मेरी बड़ी बड़ी राइटिंग में इसको कंसाइज करके लाया हूँ 4 से 5 पेज में। जो काम की चीज़ है वो मैं यहाँ लिख कर लाया हूँ। ठीक है, तो आपके लिए काम एकदम आसान हो जाएगा। ओके, तो ये अपन करेंगे। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा इसी PDF में सॉल्व करा दूंगा और एक सिंगल PDF मैं मेरे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ ज्वाइन करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। सेकेंड चीज़, एक और बात ध्यान रखना, RTP तब करना जब आपने पूरा FR एक बार पढ़ रखा है। मतलब FR के कंसेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, मैं आप बेसिक कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा दूंगा आपको। ऑफकोर्स क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं कंसेप्ट को रिविजिट कराऊंगा, बट वो रिविजिट याद तब आएगा जब आपने पहले पढ़ रखा होगा। सो जस्ट मेक श्योर यू हैव डन FR एटलीस्ट वंस बिफोर। ठीक है, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आती रहती है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं फटाफट से। यस, ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, अमेंडमेंट्स हमको लिखना है क्या सर? आपकी मर्जी है। टाइम कम है तो प्रिंट लेके बैठ जाओ, टाइम है तो लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो एनीवेज इधर आ जाओ। सबसे पहले हम अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस सुनते हुए चलना। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, डिटेल में बताऊंगा, येट आपका ज़्यादा एकदम कम टाइम में कवर कर लूंगा मैं। ठीक है, टेंशन मत लेना। आ जाओ। IND-AS 21 सबसे पहले इसके अंदर गाइडेंस दिया हुआ है लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी को लेकर। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी? मान लो आज आपको रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन इजीली हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अरे सर कहीं भी हो जाता है। आप कोई भी तीसरी दुकान पे जाके बोलोगे, ज्वेलर की दुकान पे हो जाता है। ठीक है, आप कोई बहुत सारे कन्वर्जन की दुकानें होती है जो डॉलर्स में रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, वहां हो जाता है सर। ठीक है, तो इजीली हो जाता है, तो उसको बोलते हैं करेंसीज एक्सचेंजेबल। ठीक है, लेकिन मान लो मुझे रुपी से नॉर्थ कोरियन वाउन, किम जोंग वूंग, उनके कंट्री के मेरे को करेंसी में कन्वर्ट करना है। रुपी से नॉर्थ कोरियन वॉन के इसमें, क्या ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, इतना इजीली नहीं होएगा। उसको बोलते हैं लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी, कि भाई जिस करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है उसका कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेट इजीली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो उसके लिए गाइडेंस दिया गया है। कंसेप्ट समझा? ठीक है, अब यहाँ 2 स्टेप अप्रोच दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप ये बोला है, हम पहले असेस करेंगे करेंसी एक्सचेंजेबल है कि नहीं है। असेसिंग वेदर करेंसी इज एक्सचेंजेबल और नॉट। जैसे मैंने आपको बताया, रुपी पर डॉलर इज इजीली कन्वर्टेबल, बराबर इजीली एक्सचेंजेबल है। ये कैसे मालूम पड़ा आपको? तो उसके कुछ 5 फैक्टर्स दिए। हम ये 5 फैक्टर की मदद से चेक करेंगे कि आपकी आपकी जो करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है वो इजीली एक्सचेंजेबल है कि नहीं है। अगर इजीली एक्सचेंजेबल है तो बस कोई बात नहीं, स्टेप 1 पे कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर देर इज लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी या फिर वो इजीली कन्वर्टेबल नहीं है उस करेंसी में, तो फिर आप स्टेप 2 में जाओगे। यहां 2 स्टेप दे रखा है। ठीक है, अब ये स्टेप में बेसिकली है कि आपको समझाता हूं मैं। मान लो हमको किसी एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी है। अगर फेयर वैल्यू मिल जाती है वेरी गुड, ठीक है, बट अगर फेयर वैल्यू नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? हम एस्टिमेट करते हैं अलग अलग तरीके से। सेम लॉजिक यहाँ है। हम पहले ये चेक करेंगे कि करेंसी अगर एक्सचेंजेबल है तो फेयर वैल्यू में उसका एक्सचेंज रेट मिल जाता होगा, बराबर। लेकिन अगर करेंसी एक्सचेंजेबल नहीं है, ये फैक्टर्स देखने के बाद मालूम पड़ता है कि करेंसी एक्सचेंजेबल नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्जन रेट या स्पॉट रेट एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो वो स्टेप 2 में यही सिखाया कि एस्टिमेट कैसे करोगे। बैठा दिमाग में क्या सीखने वाले अपन? अगर ये बैठ गया ना आपके दिमाग में तो काम आगे एकदम आसान है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में हम चेक करेंगे करेंसी आपकी एक्सचेंजेबल है कि नहीं है। तो ये 5 फैक्टर कंसिडर करने, हो सके तो कीवर्ड्स याद कर लेना इसके। ठीक है, ये सारे मैंने कीवर्ड्स ही लिखे हैं बाय द वे। सबसे पहला टाइम फ्रेम चेक करना। ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम फ्रेम? मान लो मेरे को, अपन यही एग्जांपल लेंगे, मेरे को रुपी से नॉर्थ कोरियन वॉन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेरे को ये कन्वर्जन करके 1 महीने के अंदर चाहिए। अगर आपको जितने समय में कन्वर्जन करके चाहिए उतने समय में कन्वर्ट हो जाता है तो मैं बोलूंगा करेंसीज एक्सचेंजेबल। लेकिन मान लो इसके कन्वर्जन में 6 महीने लगते हैं, वो बोलता है इतना इजीली नहीं मिलता रुपी से नॉर्थ कोरियन वॉन, भाई बहुत जैक लगाने पड़ते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, तब जाके मिलता है, उसमें 6 महीने लगेंगे। तो आपको जितने टाइम फ्रेम में चाहिए उतने टाइम फ्रेम में तो नहीं हो रहा कन्वर्ट, तो हम बोलेंगे करंट देयर इज लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी। मतलब वो एक्सचेंजेबल इजीली नहीं है, देयर इज लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी। मतलब कन्वर्ट हो जाएगा बट जितने टाइम में आपको चाहिए उतने टाइम में नहीं मिलेगा आपको। समझा? ये वाला पार्ट इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा, एबिलिटी टू ऑब्टेन द अदर करेंसी। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी? एबिलिटी का मतलब होता है, मान लो आज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो आपको रिक्वायरमेंट 12 महीने के बाद आने वाली है,
जब आपको रिक्वायरमेंट आएगी तब इजीली मिल जाता है क्या? मतलब यहाँ हम विलिंगनेस चेक नहीं करते कि रियल में आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, हम ये चेक करते हैं कि जब चाहिए तब मिल जाता है क्या। अगर जब चाहिए तब मिल जाता है, मैं लिख जाता हूं, जब चाहिए तब मिलता है, इफ द आंसर इज यस तो मैं बोलूंगा इट इज एक्सचेंजेबल। इफ द आंसर इज नो मतलब देयर इज लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी। ठीक है, तो एबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप मन चाहे समय पे उसको ऑब्टेन कर सकते हो क्या? नहीं तो एक्सचेंजेबल नहीं है। कर सकते हो तो वेरी गुड, एक्सचेंजेबल है, सिंपल। अच्छा, उसके अलावा मार्केट और एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये भी बढ़िया पॉइंट है, सुनना। मान लो रुपी पर नॉर्थ कोरियन वॉन कन्वर्ट तो होता है लेकिन ब्लैक मार्केट में है। ब्लैक मार्केट मतलब समझ गए ना तुम? हो जाओगे, बोलोगे क्या चाहिए, किम जोंग उन का करेंसी चाहिए, साइड में देता हूं ऐसा ऐसा तुमको मिलता है कन्वर्ट करके भाई। मतलब मेन मार्केट में नहीं मिलता, कोई दुकान में नहीं मिलता, अलग ही कोई उसका है ब्लैक मार्केट, वहां मिलता है। तो ब्लैक मार्केट में अगर मिल रहा है, मेन मार्केट में नहीं, ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, एक्टिव मार्केट में नहीं मिल रहा, तो फिर वो एक्सचेंजेबल नहीं है। तो मैं ऐसा बोल देता हूं, अगर एक नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है, इट इज नॉर्मली अवेलेबल, मतलब वो एक्सचेंजेबल है। बट अगर वो ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ, ठीक है, मतलब वो एक्सचेंजेबल नहीं है। ऐसा तुम समझे ना जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूं, या आपके अंडरस्टैंडिंग में लिख रहा हूं जो ग्रीन में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगला पॉइंट, पर मैं लास्ट में समराइज भी कर दूंगा, टेंशन मत लेना, अभी मुझे सिखाने देगा एक पॉइंट फटाफट से। पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द अदर करेंसी। मान लो आपको करेंसी क्यों चाहिए? मेरे को करेंसी चाहिए डिविडेंड देने के लिए, मेरे शेयर होल्डर्स दूसरे कंट्री में रहते हैं, मेरे को उनको डिविडेंड देने का है। तो डिविडेंड के लिए करेंसी कन्वर्ट होकर नहीं मिलती है। हाँ, बट मान लो आपको कोई सामान मंगाना है, आपको कुछ सामान इंपोर्ट वगैरह करना है, हाँ, इंपोर्ट के लिए आपको करेंसी चाहिए थी, इंपोर्ट के लिए करेंसी चाहिए तो वो अवेलेबल हो जाएगी, बट डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब जिस पर्पस के लिए आपको चाहिए उस पर्पस के लिए करेंसी नहीं मिलती है, किसी और पर्पस के लिए मिल जाती है। तो अगर आपको जिस पर्पस के लिए चाहिए उस पर्पस के लिए नहीं मिलता है तो देयर इज नो एक्सचेंजेबिलिटी। बट अगर वो पर्पस के लिए मिल जाता है तो देयर इज एक्सचेंजेबिलिटी। मतलब मैं ऐसा बोलता हूं, मान लो पर्पस जिस पर्पस के लिए चाहिए उस पर्पस के लिए मिलता है, मैं बोलूंगा यस, बराबर। जिस पर्पस के लिए चाहिए उस पर्पस के लिए मिलता है, यस, तो देयर इज एक्सचेंजेबिलिटी। बट जिस पर्पस के लिए चाहिए उस पर्पस के लिए नहीं मिलता है तो देयर इज लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी। ठीक है, आखिरी पॉइंट, एबिलिटी टू ऑब्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ अदर करेंसी। मान लो मेरे को 1 करोड़ नॉर्थ कोरियन वॉन चाहिए, आई नीड 1 करोड़ केपीडब्ल्यू, मतलब नॉर्थ कोरियन वॉन, वही है ना, हाँ, नॉर्थ कोरियन वॉन का वो साइन है केपीडब्ल्यू। तो मेरे को 1 करोड़ केपीडब्ल्यू कन्वर्ट होके चाहिए, बराबर। तो इतने मिलते हैं क्या? तो वो बोलते हैं नहीं, इतने तो नहीं मिलते, 10 लाख ही मिलते हैं, इतने तो नहीं मिलते। तो अगर मेरे को जितने चाहिए उतने मिल जाते हैं तो देयर इज एक्सचेंजेबिलिटी। बट अगर मेरे को जितने चाहिए उतने नहीं मिलते, मान लो सिर्फ 1 लाख केपीडब्ल्यू मिलता है या सिर्फ 10 लाख केपीडब्ल्यू मिलता है, बट 1 करोड़ केपीडब्ल्यू नहीं मिलता है, तो देयर इज लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी। मतलब अगर आपको जितना करेंसी चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड अमाउंट ही अवेलेबल है, मतलब देयर इज लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी, सिंपल। समझा 5 पॉइंट? अब इफ द करेंसी इज एक्सचेंजेबल, बोलता है अप्लाई इंड AS 21। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर करेंसी एक्सचेंजेबल है मतलब ये फैक्टर्स कंसिडर किए, आपको मालूम पड़ा करेंसी एक्सचेंजेबल है। सर ये सारे मीट करने क्या? नहीं, वो ये एक तरीके से इंडिकेटर्स है, इसमें ऑल या नन ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो ये अगर सारे आपने चेक किए और आपको लगता है मेजरली आपको करेंसी एक्सचेंजेबल आ रही है, तो मतलब कन्वर्जन रेट, स्पॉट रेट इजीली अवेलेबल रहेगा, देन अप्लाई इंड AS 21 का क्राइटेरिया। इंड AS 21 बोलता है कब आपको स्पॉट रेट यूज करना है, कब आपको ईयर एंड का रेट यूज करना है कन्वर्जन के लिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। बट अगर करेंसी एक्सचेंजेबल नहीं है, मतलब आपने ये सारा फैक्टर्स देखा, कंक्लूड किया कि भाई करेंसी एक्सचेंजेबल इजीली नहीं होती है, ठीक है, तो उस केस में यू विल अप्लाई स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब अगर स्पॉट रेट डायरेक्टली नहीं मिलता है तो स्पॉट रेट क्या करोगे आप? एस्टिमेट करोगे, ये स्टेप 2 है। जैसे इन जनरल आपने फेयर वैल्यू ढूंढने का ट्राई किया, फेयर वैल्यू नहीं मिला तो क्या करोगे? एस्टिमेट करोगे। स्पॉट रेट ढूंढने का ट्राई किया, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक्सचेंजेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे? एस्टिमेट करोगे स्पॉट रेट को, ठीक है। तो एस्टिमेट स्पॉट रेट इफ करेंसी नॉट एक्सचेंजेबल, तो स्टेप 2 में तभी आने का। अब स्टेप 2 में 2 चीज बोला हुआ है, सुनना। सबसे पहले स्पॉटेड एस्टिमेट कैसे करें? 2 तरीका एस्टिमेट करने का, या तो आप ऑब्जर्वेबल एक्सचेंज रेट यूज कर लो विदाउट एनी एडजस्टमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 2 एग्जांपल दिया हुआ है, एक है डिफरेंट पर्पस रेट। आपको मैंने पता है पर्पस का बताया था, मान लो मेरे को करेंसी चाहिए डिविडेंड रेमिटेंस के लिए, इसके लिए नहीं है अवेलेबल। बट इंपोर्ट का कोई पेमेंट अगर करना है तो इसके लिए कन्वर्जन रेट अवेलेबल है, 1 रुपी इज इक्वल टू 10 KPW, ऐसा रेट अवेलेबल है, बराबर। इसको बोलते हैं डिफरेंट पर्पस रेट। जिस पर्पस के लिए आपको चाहिए उसके लिए रेट अवेलेबल नहीं है, बट किसी और पर्पस के लिए रेट अवेलेबल है, तो किसी और पर्पस का रेट यूज कर लेने का,
बराबर क्या मतलब आपको अल्टीमेटली तो कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना अपने फाइनेंशियल्स में। तो जिस पर्पस का रेट अवेलेबल है उस पर्पस का रेट यूज कर लो, उसको बोलते हैं डिफरेंट पर्पस रेट। समझा मैंने क्या बोला? यस। अगला एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, रेट आफ्टर रेस्ट्रिक्शन रिमूव्ड। जैसे मान लो आपको करेंसी चाहिए थी 31 मार्च 26 तक, बट जैसे अभी वॉर वगैरह काफी चल रहा है तो वॉर खत्म होने तक नहीं मिलती करेंसी। तो मान लो 31 मार्च 2026 तक करेंसी नहीं मिलेगा एक्सचेंज होके, हाँ 10 अप्रैल को इजीली मिल जाएगा। 10 अप्रैल का कन्वर्जन रेट आपको दिया हुआ है, 10 रुपया कन्वर्ट होएगा 100 KPW में, ऐसा। तो आपको कन्वर्जन रेट इस दिन का चाहिए, इस दिन तक तो अवेलेबल नहीं है, आगे के डेट का अवेलेबल है, तो कोई बात नहीं, आगे के डेट का यूज कर लो, ऐसा। बराबर। बट जब आप आगे के डेट का यूज करोगे तो आपको 2-3 चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि एक टाइम गैप है, तो उस टाइम गैप की वजह से कुछ एडजस्टमेंट आपको करना है क्या? बराबर। अगर अभी तो 10 दिन का गैप है, मान लो ये 1 साल का गैप होता तो कुछ इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट आपको करना है क्या? वैसा। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल एक्सचेंज रेट यूज करना विदाउट एनी एडजस्टमेंट, कि आप आपके पर्पस का रेट अवेलेबल नहीं है, किसी और पर्पस का यूज कर लो, आपके डेट का रेट अवेलेबल नहीं, किसी और डेट का यूज कर लो, ऐसा। बराबर। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल एक्सचेंज रेट यूज करना। इसी में एक और तरीका दिया हुआ है एक्सचेंज रेट सॉरी स्पॉट रेट एस्टिमेट करने का, और वो है अनदर एस्टिमेशन टेक्निक। अनदर का मतलब क्या होता है? इसमें ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बढ़िया वाला। आप और कैसे रेट एस्टिमेट कर सकते हो? मान लो रूपी से नॉर्थ कोरियन वॉन में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन रूपी से डॉलर में कन्वर्ट होता है, हाँ होता है सर। डॉलर से नॉर्थ कोरियन वॉन में कन्वर्ट होता है सर। तो आप इस तरीके से भी एक्सचेंज रेट निकाल सकते हो कि मैं रुपीस देके कितना डॉलर खरीद पाऊंगा और डॉलर से मैं कितना नॉर्थ कोरियन वॉन खरीद पाऊंगा। तो अल्टीमेटली आप वो थोड़ा दिमाग लगा के रूपी और नॉर्थ कोरियन वॉन का भी रेट निकाल सकते हो। इसको बोलते हैं कोई और एस्टिमेट का टेक्निक यूज करना। वो मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, रुपी से डॉलर, देन डॉलर से KPW। और ऑफ कोर्स ये जब करोगे तो आपको इसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। क्यों एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे? आप जब डबल कन्वर्जन करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस या कमीशन या ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी डिले हो जाए, क्योंकि इतना इजीली नहीं रहेगा। आप पहले डॉलर में कन्वर्ट करोगे, फिर डॉलर देकर KPW लेने जाओगे, उसमें भी समय लगेगा। तो यू शुड एडजस्ट द एक्सचेंज रेट फॉर द डिलेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह वगैरह। तो ये तो अपने को बोला हुआ है कि या तो ऑब्जर्वेबल रेट यूज कर लो, ऑब्जर्वेबल रेट के 2 एग्जांपल दिए थे, या फिर कोई और तरीका यूज कर लो। जैसे एक तरीका मैंने आपको बताया इनडायरेक्टली रेट निकालना, ऐसा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो ये 2 स्टेप दिया हुआ है। अब लास्ट में इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपकी करेंसी एक्सचेंजेबल नहीं है तो कुछ चीज का डिस्क्लोजर भी देने का। अगर आपकी करेंसी एक्सचेंजेबल नहीं थी, मान लो आपने स्टेप 1 परफॉर्म किया, मालूम पड़ा कि देयर इज लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी, तो डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। बट अगर आपने ये स्टेप परफॉर्म किया और आपको मालूम पड़ा कि एक्सचेंजेबल इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आपको डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है। मतलब दिस डिस्क्लोजर विल कम व्हेन द करेंसी आर नॉट इजीली एक्सचेंजेबल। अब क्या क्या डिस्क्लोज करना है आराम से देख लो। सबसे पहले जिस करेंसी में दिक्कत है वो, और किस टाइप का रेस्ट्रिक्शन है, कि एक्सचेंजेबल क्यों नहीं है उसका रीजन बता देना आप, ठीक है। अब इसकी वजह से कौन से ट्रांजैक्शन अफेक्ट हुए, जो ट्रांजैक्शन अफेक्ट हुए उसका कोई असेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट है क्या, वो बताओ। अच्छा, अब आपको एक्सचेंजेबल तो नहीं थी तो आपने स्पॉट रेट एस्टिमेट किया रहेगा, तो आपने कौन सा स्पॉट रेट यूज किया वो बता दो। अच्छा बता दो, स्पॉट रेट यूज करने में आपने ऑब्जर्वेबल वाला रेट यूज किया है कि या कोई अनदर एस्टिमेट, सॉरी अनदर एस्टिमेट विद एडजस्टमेंट यूज किया है, अनदर एस्टिमेशन टेक्निक यूज किया है। कभी कभी फंबल हो जाता है, ठीक है। हाँ एनीवेज, उसके अलावा कोई रिस्क और कोई रिस्क एक्सपोज है क्या? जैसे अभी वॉर का चल रहा था, कोई वॉर का रिस्क एक्सपोज वगैरह है क्या? उसके अलावा अगर मान लो ये जो करेंसी में कन्वर्जन की बात कर रहे थे वो आपके फॉरेन ऑपरेशन की करेंसी थी, तो वो फॉरेन ऑपरेशन कौन सा है उसका थोड़ा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का समरी वगैरह दे देना, ऐसा। तो ये डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे। एक सिंपल है, देखो इसको आपको याद करने की जरूरत भी नहीं, बुद्धि लगाओगे तो भी आ जाएगा कि कौन सी करेंसी में दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, मतलब डिस्क्रिप्शन दे दो। कौन से ट्रांजेक्शन अफेक्ट हुए उसकी वजह से कौन सा एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट हुआ वो बता दो। अब स्पॉट रेट कौन सा यूज किया वो बता दो, और कोई रिस्क है क्या वो बता दो। अगर कोई फॉरेन ऑपरेशन का करेंसी था तो उसके बारे में बता दो, सिंपल। ये आपके इंडेक्स 21 का अमेंडमेंट था, ठीक है। मैं एक बार सारे अमेंडमेंट करा दूंगा, फिर आपको मैं सारे अमेंडमेंट क्विकली रिवाइज भी करवा दूंगा लास्ट के 2 मिनट में। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स 21 हो गया, अब इंडेक्स 1 पे आएंगे, ठीक है। इसमें जो अमेंडमेंट्स है फटाफट से बताऊंगा। ऐसे मैंने 1 2 3 4 करके लिख रखा है इंडेक्स 1 में, थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा मतलब 3 4 एक है, बट इसमें से काम का कौन सा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहला एक डेफिनेशन था करंट लायबिलिटी का। अब ऑफकोर्स आप पढ़ के आए हो एफआ, तो डेफिनेशन पता होगा। डेफिनेशन के 4th पॉइंट में था इट डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट। अब बस ये अनकंडीशनल वर्ड निकाल दिया, इसका ज्यादा कोई इंप्लीकेशन नहीं है, बस ध्यान रखना अगर डेफिनेशन कोड करोगे डोंट यूज दिस वर्ड, सिंपल, खत्म कहानी। आगे बढ़ो। लोन विद कन्वीनियंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन विद कन्वीनियंस? मतलब लोन विद कंडीशन, आपको कंडीशनल लोन मिला है। अब वो क्या होता है आपको मैं इंडेक्स 1 याद करवाता हूं। मान लो आपने 10 साल का लोन लिया है,
ठीक है। अब आपने जब 10 साल का लोन लिया है तो आपको बोला है कि है ना, प्रोमोटर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अप टू 31 जून 26। मतलब आपने लोन मान लो 10 करोड़ का लिया है तो बोला 5 करोड़ तो प्रोमोटर को भी डालना पड़ेगा कंपनी के अंदर। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल देता हूं, आपने 10 ईयर्स का लोन लिया है फॉर 10 CR। ठीक है, और ऐसा बोला है कि प्रोमोटर को भी 30 जून 2026 तक लाना पड़ेगा। अब समझ लो मेरा करंट ईयर का एंड कौन सा है, 31 मार्च 26। प्रोमोटर वाली कंडीशन कब तक मीट करने का टाइम है अपने पास, 30 जून 26। मतलब ईयर एंड के बाद भी 3 महीने है मेरे पास। ठीक है, ये इसको कन्वेनिएंट या कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब बोलता है ईयर एंड तक देयर इज नो ब्रीच। मैं इस ईयर के एंड पे खड़ा हूं, यहां तक कोई ब्रीच नहीं हुआ है। क्यों नहीं ब्रीच हुआ, क्योंकि अब तक कंडीशन मीट करने के लिए मेरे पास 3 महीने और बाकी है। मुझे कंडीशन 30 जून को मीट करनी है, मैं तो अभी 31 मार्च पे खड़ा हूं, अब तक देयर इज नो ब्रीच। तो अगर ब्रीच नहीं है तो लॉन्ग टर्म लोन था ना, यू विल क्लासीफाई एज नॉन करंट। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब तक ब्रीच नहीं होता है हम करंट में क्लासीफाई नहीं करते। सिंपल। आगे अब सुनना क्या बोलता है, केस डाला। इफ ऑन ईयर एंड वी नो दैट वी विल नॉट बी एबल टू मीट द कंडीशन ऑन 30 जून 26। देखो अब तक ब्रीच तो नहीं हुआ है, बट अंदर से मैं जानता हूं 31 मार्च 26 को कि भाई मैं मेरा प्रमोटर पैसा नहीं ला पाएगा। ठीक है, भले आज तक ब्रीच नहीं हुआ है, बट मेरे को पता है जून तक वो पैसा नहीं ला पाएगा। तो क्या मुझे क्लासिफिकेशन चेंज करना चाहिए? स्टैंडर्ड बोलता है नहीं, जब तक ब्रीच नहीं होगा क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करने का। ब्रीच होएगा तो भी कब होएगा, 30 जून को होएगा ना, तब जाके क्लासिफिकेशन चेंज करने का। आज ईयर एंड तक ब्रीच हुआ नहीं तो लोन विल स्टे एज नॉन करंट। सिंपल, ये देखो लिखा हुआ है, इफ ऑन ईयर एंड वी नो दैट वी विल नॉट बी एबल टू मीट द कंडीशन ऑफ 30 जून, स्टिल नॉन करंट ऑन ईयर एंड एज नो ब्रीच हैज हैपेंड टिल नाउ। पहली चीज। सेकंड चीज, अगर आपको ईयर एंड पे पता है कि शायद फ्यूचर में आप कंडीशन मीट नहीं कर पाओगे, या फिर आपको ईयर एंड पे पता है कि फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशन मीट करनी है, हाँ, आप इस ईयर के एंड पे डिस्क्लोजर से दे सकते हो उसके बारे में। देखो क्या बोलता है, बट सच रिस्क ऑफ ब्रीच या फिर ये जो कंडीशन है प्रोमोटर को पैसा लाना है, इसके बारे में यू कैन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 25-26। मतलब 31 मार्च 26 को आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हो कि ऐसी कोई कंडीशन मीट करनी है, बट क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करने का। ये दूसरा चीज आपने डिस्कस किया इंड एस 1 के अंदर। तो पहला क्या था, करंट लायबिलिटी के डेफिनेशन से अनकंडीशनल वर्ड निकाल दो। दूसरा, अगर ईयर एंड तक ब्रीच नहीं हुआ है तो फ्यूचर के एंटिसिपेटेड ब्रीच का कोई इफेक्ट नहीं है। अब तक ब्रीच नहीं हुआ ना, नॉन करंट रहेगा। ठीक है। तीसरा, अब यह ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कन्वेनेंट या लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट या लॉन्ग टर्म लोन कंडीशन, मतलब लॉन्ग टर्म लोन के आपने कोई कंडीशन ब्रीच कर दी। ठीक है, मैं बता रहा हूं इसके अंदर है ना, मैं थोड़ा इंडेस 10 का भी रेफरेंस लेकर आऊंगा, क्योंकि हम ये पॉइंट इंडेस 10 के अंदर पढ़ते थे, अगर आपको याद रहेगा तो। इसमें थोड़ा एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग भी आता था। तो ये इंडेस 1 में क्यों दिया है सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन कन्वेनेंट की बात तो इंडेस 1 करता है, तो ये इंडेस 1 इंडेस 10 दोनों का थोड़ा इंप्लीकेशन आएगा, समझने का ट्राई करना पहले। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज बहुत है। क्या इंपॉर्टेंट है सुनना, ये जो थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं ना, एक्चुअली ये एप्लीकेबल मे अटेम्प्ट के लिए शायद नहीं होगा, ये एप्लीकेबल होगा बाद वाले अटेम्प्ट के लिए। पहली चीज। सेकंड चीज, मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है मे वालों को भी क्वेश्चन आ जाए कि फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि क्या हो, ये अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 26-27, मतलब 31 मार्च 26 तक पुराना वाला ही प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन में आपको डेट भी देखना बहुत जरूरी है कि जो डेटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कौन से डेट का दिया हुआ है। इसलिए प्लीज ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूँ ना कोई भी अमेंडमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल है। अगर आपको चीजें आती है इंडेस 10 इंडेस 1 वाली जो मैंने सिखाई है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ करना क्या है। सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन, मतलब पुराना प्रोविजन क्या बोलता था, सबसे पहले बोल दूं ये अभी भी एप्लीकेबल है टिल 31 मार्च 26। ठीक है, अब हुआ क्या सुनना, 1 अप्रैल 25, मतलब साल के शुरुआत में, इसी साल के शुरुआत में आपने 10 साल का लोन लिया 10 करोड़ रुपए का, बट एक कंडीशन को कन्वीनियंट भी बोलते हैं, वो रख दिया कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन होना चाहिए। और जिस दिन ये ब्रीच हुआ, जिस दिन डेट इक्विटी रेशियो 2:1 के ऊपर चला गया, लोन विल बिकम रीपेबल ऑन डिमांड। मतलब ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ये करंट लोन बन जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन बन जाएगा। मतलब रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब जिसने आपको लोन दिया वो कभी भी आपसे लोन का पैसा वापस मांग सकता है, 10 साल का वेट नहीं करेगा फिर वो, ऐसा। अब हुआ क्या, ईयर एंड पे आए, ईयर एंड पे ब्रीच हो गया, मतलब डेट इक्विटी रेशियो 2:1 का ब्रीच हो गया, आपने कंडीशन मीट नहीं करा ईयर एंड तक, तो लोन हैज बिकम रीपेबल ऑन डिमांड। मतलब लोन अब क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। मैं पहले इसको मिटा देता हूं, लोन क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन ब्रीच कर दी, सिंपल। ठीक है, अब ईयर एंड तक सिर्फ ब्रीच हुआ है, ईयर एंड तक कोई ग्रेस पीरियड का बात, कोई कंडीशन रिमूव करने का बात कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ब्रीच हुआ है, तो लोन करंट रह जाएगा। ठीक,
आगे अच्छा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं नाउ, एज पर इंड AS 10 ईयर एंड के बाद हम एक और डेट देखते हैं, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय BOD। तो मैं बोल रहा हूँ डेट ऑफ अप्रूवल कब आया, 1 जुलाई 26 को आया, ठीक है। अब ईयर एंड से लेकर डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में क्या हुआ सुनना, 15 मई को लेंडर गया वो बैंक के पास जिससे लोन लिया और बोला प्लीज कंडीशन रिमूव कर दो यार, बराबर। तो लेंडर ने बोला चलो एक काम करते, इस ब्रीच की वजह से मैं लोन ऑन डिमांड नहीं मांगूंगा, मैं लोन का रिपेमेंट 10 साल के बाद ही मांगूंगा। मतलब लेंडर अग्रीज नॉट टू डिमांड पेमेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच। लेंडर ने अग्री कर लिया, या तो ये अग्री कर लिया या फिर 12 महीने के ऊपर का आपको ग्रेस पीरियड दे दिया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो या तो 12 महीने के ऊपर का ग्रेस पीरियड दे दिया, या आपको बोला चलो मैं रीपेबल ऑन डिमांड, कभी भी डिमांड पे पैसा नहीं मांगूंगा, 10 साल के बाद ही देना, ऐसा बोल दिया। तो हम ये जो इवेंट होता था आफ्टर ईयर एंड अप टिल अप्रूवल ऑफ FS, इसके बीच में अगर ये कुछ होता है तो हम इसको एडजस्टिंग इवेंट मानते थे एज पर इंड AS 10, ठीक है। एडजस्टिंग मान के हम बोलते थे कि अब क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है तो जो ईयर एंड पे लोन को आपने करंट बोला था, अब ये दोबारा से क्या बन जाएगा, नॉन करंट, क्योंकि क्या था ये एडजस्टिंग इवेंट था। अब इसमें कंफ्यूजन क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये तो एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 26 था, ये जो एडजस्टिंग हुआ ये तो 15 मई को हुआ है। अरे नहीं नहीं, ये एप्लीकेबल है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। दिस फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि ये ईयर के एंड पे जो आप रिपोर्टिंग दे रहे हो डेटा का, उस पे एप्लीकेबल है। मतलब भले ही ये रिमूवल हुआ है 15 मई को, बट इसका इंपैक्ट तो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल पे आने वाला है ना, तो चलेगा, पुराना प्रोविजन अप्लाई करना, ठीक है, ध्यान रखना। तुमको समझा क्या हो रहा था इधर, वापस रिपीट कर दूं, लोन लिया, ब्रीच हो गया, ब्रीच हुआ तो करंट बना, वेरी गुड। ईयर एंड तक ब्रीच को रेक्टिफाई वगैरह कुछ नहीं किया, कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिला। अब ईयर एंड के बाद आपको या तो ब्रीच रेक्टिफाई हो गया, या फिर सामने वाले ने बोला कि हम पैसा नहीं मांगेंगे, या फिर ग्रेस पीरियड मिल गया 12 महीने के ऊपर का, तो वो एडजस्टिंग इवेंट होता था, क्योंकि इस इवेंट से अब लोन वापस नॉन करंट बन जाता है। तो एडजस्टिंग इवेंट है तो आप 15 मई को नहीं, आप प्रीवियस ईयर के ईयर एंड पे ही इसको नॉन करंट कह दो। ये पुराना चीज बोलता था। ऑफकोर्स आई एम अज्यूमिंग कि आप इंड AS 10 और 1 पढ़ के आए हो, ठीक है। अच्छा, अब अमेंडमेंट क्या है, सबसे पहली बात देखना अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर 26-27, ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन क्या बोलता है सुनना, मैंने बोला है एग्जांपल इज सेम एज अबव एक्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब मान लो ये नेक्स्ट ईयर होता 1 अप्रैल 26, लोन लिया, ठीक है, ईयर एंड तक ब्रीच किया, ब्रीच किया तो लोन करंट बन गया। अब वो सेम चीज हुई, मई में आके लेंडर ने बोला कि मैं पेमेंट डिमांड नहीं करूंगा, पेमेंट ऑन डिमांड पे नहीं मांगूंगा। तो अब बोलता है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मतलब अगर ग्रेस पीरियड दे दिया 12 महीने के ऊपर का, या ब्रीच निकाल दिया, जो भी है, अब ये एडजस्टिंग नहीं नॉन एडजस्टिंग है। इसका मतलब क्या, इसकी वजह से पिछले साल के ईयर एंड का क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करने का। मतलब पिछले साल के ईयर एंड पे वो करंट दिख रहा था ना, अब वो करंट ही दिखेगा। मैंने जानबूझ के पुराना भी रिवाइज कराया, नया भी पढ़ाया, कितना इजीली समझता है। मतलब पुराने वाले में क्या था, पुराना वाला मतलब जो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है 31 मार्च 26 तक, उसमें ये एडजस्टिंग इवेंट था, मतलब ईयर एंड पे क्लासिफिकेशन करंट से दोबारा नॉन करंट बन रही थी। यहाँ ये सेम इवेंट अगर अगले साल होता तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब अब द क्लासिफिकेशन विल स्टे एट करंट ओनली। ब्रीच ईयर एंड पे हो गया ना, ईयर एंड के बाद आप जो भी करो, ग्रेस पीरियड मांगो, ब्रीच निकाल दो, जो भी करो, उसका कोई इंपैक्ट पिछले साल के एंड पे नहीं आएगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, खत्म हो गई कहानी, इतना ही अमेंडमेंट है। कुछ दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं, सिंपल है। ये थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंड AS 1। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट ऑफ इंड AS 1, सिंपल, करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वर्टेबल डेट। एक्चुअली इसका थोड़ा सा रेफरेंसिंग में आपके फेवरेट इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का भी दूंगा, ठीक है। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सुनते ही धक धक हो जाता है सर। अरे क्या है धक धक, सिंपल है भाई, कुछ करना ही नहीं है, स्टेप सिखाया ना आपको, वो फॉलो करने का, आंसर लाने का, खत्म हो गई कहानी। एनीवेज आ जाओ, करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन फॉर कन्वर्टेबल डेट। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबल डेट, याद है अपन मान लो कोई कन्वर्टेबल डेट से पैसा रेस करते थे, है ना, तो उसमें ना हम एवरी ईयर के एंड पे कभी कभी क्वेश्चन बोलता था कि करंट नॉन करंट बाइफर्केशन दो, कि मान लो टोटल लाइबिलिटी इतना है, इस लाइबिलिटी में से करंट कितना, नॉन करंट कितना, बराबर। इसको कन्वर्टेबल डेट को अपन प्यार से CFI भी बोलते थे, बराबर, थोड़ा लाइबिलिटी थोड़ा इक्विटी ऐसा करके। तो अब इसमें क्लैरिफिकेशन, इट इज नॉट अमेंडमेंट, इट इज अ क्लैरिफिकेशन। वो बोलता है कि मान लो कन्वर्टेबल डेट है, तो जब इसका टेन्योर खत्म होएगा, तो टेन्योर खत्म होने पे कंपनी को कैश भी देना पड़ सकता है, कंपनी को शेयर्स भी देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग की ऑप्शन होल्डर के पास है या इशूअर के पास है, डिपेंडिंग होल्डर क्या ऑप्ट करता है, डिपेंडिंग इशूअर क्या चूज करता है, वैसा। तो दैट मैच्योरिटी पे पैसा भी देना पड़ सकता है, इक्विटी भी देना पड़ सकता है, बराबर। अब इसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि मैच्योरिटी पे अगर इक्विटी भी देना पड़ा, डजंट मैटर,
एवरी ईयर के एंड पे जो करंट नॉन करंट बाइफर्केशन हो रहा था वो चलने देना। मतलब ऐसा मत बोलना कि अरे मैच्योरिटी पे तो शेयर्स भी देना पड़ सकता है, बराबर। तो क्या मुझे मान लो 5 साल का लोन है, मान लो लोन इज ऑफ 5 ईयर्स, तो 5th ईयर के एंड पे मान लो शेयर देना पड़ सकता है। तो जब आप ईयर 1 के एंड की लाइबिलिटी निकालते हो तो आप बाइफिकेट करते हो इसमें से करंट कितना नॉन करंट कितना। मैंने सिखाया भी था क्लास में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। आप ईयर 2 के एंड पे जब लाइबिलिटी निकालोगे क्लोजिंग बैलेंस, तो उसमें बताओगे इसमें करंट कितना नॉन करंट कितना। तो दिस बाइफर्केशन ऑफ करंट नॉन करंट चलने देना, इररिस्पेक्टिव कि मैच्योरिटी पे आपको कैश देना पड़े या मैच्योरिटी पे आपको शेयर देना पड़े। तो देखो क्या बोलता है, क्लासिफाई द लाइबिलिटी एज करंट नॉन करंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन। भले ही फ्यूचर में जाके वो इक्विटी में कन्वर्ट हो, वो कैश देना पड़े, कोई भी हो, कुछ नहीं, ईयर के एंड पे जो आपका करंट नॉन करंट का बाइफिकेशन चल रहा था वो चलने देना। ठीक है, ऑफकोर्स ये तब समझेगा जब आपने 109 में वो चीज कर रखी है जो मैंने आपको सिखा दी थी। ठीक है, चलो। तो दिस कंप्लीट्स योर अमेंडमेंट ऑफ इंड एस 1 ऑल्सो। तो इंड एस 21 का मैंने कर लिया, इंड एस 1 का मैंने कर लिया। यहां तक क्लियर है क्या गाइस? परफेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ अगले अमेंडमेंट पे, दैट इज इंड एस 7 का अमेंडमेंट। नॉट वेरी मतलब ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लो, बड़ा सिंपल सा है। ये डिस्क्लोजर बेस्ड अमेंडमेंट ही है। दिस रिलेट्स टू सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट्स। दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 25। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोलता है, सुनना। मान लो मैंने कोई गुड बाय किया, ठीक है, क्रेडिट पे बाय किया, वर्थ ₹10 lakhs। तो उसको बोलते हैं ना क्रेडिट परचेज किया बेसिकली अपन ने, वो बराबर। तो मेरे लिए एक क्रेडिटर खड़ा हो जाता है कि मुझे इस क्रेडिटर को पे करना है। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट, सुनना। अब इस सप्लायर को पे करने के लिए मैंने बैंक को बोला कि बैंक तू ये सप्लायर को पे कर देना, मैं बैंक को बाद में पे कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली सप्लायर को पे करने के लिए आपने लोन अवेल किया, बट लोन में कैसा होता है, बैंक ने आपको पैसा दिया फिर आप पे कर रहे हो, वैसा नहीं चल रहा है यहाँ। आपने बैंक को ही बोला, बैंक सप्लायर को इमीडिएटली पे कर देता है, और आप जाके बैंक को बाद में 90 डेज के बाद पे करोगे। अब आप बोलोगे बैंक येड़ा है क्या, ये कैसी फैसिलिटी दे रहा है आपको इतना मस्त में? अरे पैसा लेगा ना वो, कमीशन इंटरेस्ट कुछ तो लेगा उसके लिए, वॉट एवर इट इज। तो इसको बोलते हैं सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट। आपने अपने सप्लायर को जल्दी पे करने के लिए बैंक से एक फाइनेंस अरेंजमेंट किया कि बैंक को बोला भाई आप सप्लायर को पे कर दो, और बैंक को आपने बोला कि मैं आपको बैंक को बाद में पे कर दूंगा 90 डेज के बाद। ठीक है, तो बेसिकली सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सप्लायर को पे करने के लिए हमने फाइनेंस रेज किया है, सिंपल। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या क्या कवर्ड नहीं है। अगर आपने किसी के बिहाफ पे कोई गारंटी वगैरह दिया वो यहाँ कवर्ड नहीं है। हाँ, अगर आपने सप्लायर को पे किया बाय वे ऑफ क्रेडिट कार्ड तो वो यहाँ कवर्ड नहीं है। मान लो आपने सप्लायर को 10 लाख पे करना है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं बोलेगा सर क्रेडिट कार्ड ने तो बैंक ने तो पे किया उसको, मैं तो क्रेडिट कार्ड बाद में पे करूंगा। नहीं नहीं, वो कवर्ड नहीं है यहाँ, वो क्रेडिट कार्ड वाली फैसिलिटी यहाँ कवर्ड नहीं है। ठीक है, ये वो प्रॉपर फाइनेंस अरेंजमेंट है जहां बैंक ने सप्लायर को पे किया, आप बैंक को बाद में पे करोगे, वैसा। तो अगर ये सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट है तो कुछ डिस्क्लोजर चाहिए, बस इतना ही है, इसका कोई अकाउंटिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या डिस्क्लोज करोगे? सबसे पहले सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट में टर्म्स कंडीशंस क्या है वो डिस्क्लोज करने का। दूसरा, इसका अमाउंट कहाँ कहाँ क्या क्या है। जैसे मान लो जो लाइबिलिटी का अमाउंट है कि आपने बैंक से एक तरीके से लोन ही तो लिया है, तो वो लाइबिलिटी का अमाउंट क्या है। ठीक है, उसमें से आप ये बता देना कि बैंक ने ऑलरेडी सप्लायर को कितना पे कर रखा है, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस वगैरह कितना है, वो सब बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे पेमेंट टाइमिंग कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेड पेबल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जैसे मान लो यहां हम सप्लायर को इमीडिएटली पे कर रहे हैं और बैंक को हम 90 दिन के बाद पे करेंगे। अब वो कंपेयर करके बताना कि नॉर्मली आप ट्रेड पेबल से अगर क्रेडिट लेते, मान लो आप बैंक के तो सप्लायर को नहीं पे करते, मान लो आप डायरेक्टली पे करते, तो आप नॉर्मली क्रेडिट पीरियड कितना रखते हो, 60 डेज, 30 डेज, 90 डेज, 120 डेज, कितना, तो वो बताना पड़ेगा कि पेमेंट टाइमिंग कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेड पेबल। जैसे आप इस केस में बैंक को 90 डेज में पे कर रहे हो, बट आप नॉर्मली ट्रेड पेबल को 30 डेज में पे करते हो, तो बस वो कंपेरिजन देना पड़ेगा आपको। और उसके अलावा अगर कोई भी नॉन कैश चेंजेस वगैरह है, नॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कैश चेंजेस। मान लो आपने कोई सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट में एंटर नहीं किया, आपने एक कंपनी को एक्वायर किया बिजनेस कॉम्बिनेशन में, और उस कंपनी ने कोई सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट ने एंटर किया था। मान लो मैं इधर ए हूं और मैंने बी लिमिटेड को एक्वायर किया। अब बी लिमिटेड का कोई सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट है, तो मैं बोलूं जिसको मैं एक्वायर करूंगा, जो तेरा है वो मेरा हो जाएगा, मतलब जो बी के बुक्स में सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट है वो मेरे पास आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन कैश चेंजेस। मेरा कोई सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट नहीं है, मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया और उस कंपनी का अरेंजमेंट मेरे बुक्स में आ गया, तो वो उसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू आना। तो ऐसा इसको बोलते हैं नॉन कैश, क्योंकि मैंने तो लोन लिया नहीं था, मेरा तो सप्लायर फाइनेंस है ही नहीं, मैंने तो कंपनी को एक्वायर किया और उस कंपनी के थ्रू मेरे पास आ गया। तो ऐसा कुछ भी हुआ तो बता देना। बेसिकली सिर्फ क्या करना है, इसको डिस्क्लोज करना है। सबको समझा ये वाला पार्ट? इंड एस 7 का अमेंडमेंट खत्म हो जाता है इधर ही। ठीक है, अब हम आएंगे इंड एस 12 का अमेंडमेंट पे। ठीक है, नाउ अच्छा मैं बता दूं, इंड एस 12 का जो अमेंडमेंट है,
थोड़ा आपको टैक्सेशन के बारे में भी समझना पड़ेगा, इसमें हो क्या रहा है। ऑफकोर्स टैक्सेशन के लिए अपने को बीबी सर माई बाप अच्छा पढ़ाते हैं, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा हल्की सी, ठीक है, मेरा फोटे नहीं है बट आई ट्राई। सुनना, व्हाट इज पिलर टू टैक्स। अब नाउ देयर इज समथिंग नोन एज पिलर टू टैक्स। सबसे पहले अमेंडमेंट क्या है सुन लो। बोलता है पिलर टू इनकम टैक्स की वजह से कोई भी डीटीए डिटेल क्रिएट नहीं करने का। मतलब पिलर टू इनकम टैक्स की वजह से अगर कोई डिफर टैक्स आ रहा है नहीं क्रिएट करने का, है ना, और 3 चीज डिस्क्लोज करने का, ठीक है। अब ये पिलर टू टैक्स क्या होता है वो तो समझाओ सर। तो ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, व्हाट इज पिलर टू टैक्स, ठीक है। नाउ पिलर टू टैक्स इंट्रोड्यूस किया था इस कमिटी ने, OECD इंट्रोड्यूसेस मिनिमम टॉप अप टैक्स टू बी मेड ग्लोबली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम टॉप अप टैक्स। मान लो देयर इज अ कंपनी ए, इंडियन कंपनी है, इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स कितना मस्त है ना, 25-30% भरते रहो पागल जैसा, ठीक है। तो इस कंपनी ने एक सब्सिडरी खरीदी किसी एक्स कंट्री में, बराबर, एक सब्सिडरी खरीदी किसी एक्स कंट्री में। अब उस एक्स कंट्री में क्या है, टैक्स रेट बहुत कम है, मान लो 10% ही है। तो हम क्या करते थे, पेरेंट अपना सारा प्रॉफिट वो सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिया करता था, सारे ट्रांजेक्शन सब्सिडरी के थ्रू रूट किया करता था, ताकि प्रॉफिट सारा वहां दिखे और पेरेंट में ज्यादा प्रॉफिट ना दिखे, टैक्स कम भरना पड़ेगा ना, ठीक है। इसको टैक्स की चोरी नहीं बोलते, टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। हाँ। तो मान लो हमारी एक सब्सिडरी कंट्री एक्स में, और उस कंट्री एक्स में टैक्स 10% ही है, ठीक है। तो अब ये कमिटी ने क्या बोला, भाई ये जो कंपनीज है अपनी कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में वो ऑपरेट कर रही है, किसी और कंट्री में प्रॉफिट कमा के टैक्स भर रही है और कम टैक्स भर रही है, तो इस कमिटी ने बोला हम सारे कंट्री, सारा वर्ल्ड मिलकर ग्लोबली एक मिनिमम रेट सेट करते हैं। और मान लो मिनिमम रेट सेट किया 15%। अब जो भी ऐसी कंपनीज है जिनका बेस कंपनी किसी और कंट्री में है और वो किसी और कंट्री में प्रॉफिट कमा रहे, जैसे मान लो कंपनी ए है, वो इंडिया में तो है बट कंपनी का कोई ब्रांच या कोई सब्सिडरी किसी और कंट्री में भी है और वहां भी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उनको ये मिनिमम टैक्स रेट देना ही पड़ेगा, भले ही उस कंट्री का टैक्स रेट कम हो। जैसे ये सब्सिडरी जिस कंट्री में उसका टैक्स 10% है उस कंट्री में, बट क्योंकि आप ये वाले केस में फॉल कर जाओगे जहां आपका मेन कंपनी किसी और कंट्री में है और आप यहां भी ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको मिनिमम 15% का रेट भरना पड़ेगा। मतलब आपने 10% तो ऑलरेडी भर दिया था, एक 5% आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टॉप अप टैक्स। क्या बोलते हैं उसको, टॉप अप टैक्स। जो शॉर्टफॉल है 5% का वो आपको भरना पड़ेगा, उसको टॉप अप टैक्स बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पिलर टू टैक्स, बराबर। पिलर 1 तो जो आपने 10% भर दिया वो, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, पिलर 1 उसको बोलते हैं, बट पिलर 2 का मतलब है जो आप एक्स्ट्रा भरोगे, जो आप एक्स्ट्रा 5% भरोगे, ठीक है। तो अब इस पिलर टू टैक्स की वजह से कोई भी डिफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं करने का, पहला। अब मेरे ख्याल से पिलर 2 समझता है तो ये भी इजीली समझेगा, ठीक है। दूसरा, अब क्या क्या डिस्क्लोज करने का, ये जो एक्सेप्शन है कि हमने पिलर 2 पे डिफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं किया है, ये एक्सेप्शन के बारे में डिस्क्लोज करने का। उसके अलावा अगर आपने कोई भी टॉप अप टैक्स भरा है या फिर कोई 15% करंट टैक्स वगैरह भरा है तो वो डिस्क्लोज करने का। करंट टैक्स रिलेटेड टू पिलर 2, मतलब पिलर 2 की वजह से आपने जो भी करंट टैक्स भरा है वो डिस्क्लोज करने का। उसके अलावा अगर और कोई रेलिवेंट क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, आपको लगता है कि यार इसके बारे में डिस्क्लोज करना चाहिए, अब वो भी डिस्क्लोज करने का। ऐसा समझा ये वाला पार्ट किया। तो वापस से आपको ये नहीं समझा तो भी ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, पिलर 2 की वजह से कोई डिफर टैक्स नहीं आएगा, डिस्क्लोज करने का इस एक्सेप्शन के बारे में। पिलर 2 पे जो करंट टैक्स एक्स्ट्रा भरा है वो डिस्क्लोज करने का, और कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्क्लोज करने का। डन। एफआर के अमेंडमेंट्स खत्म। बताओ बताओ मोदी जी, आधे घंटे में खत्म हो गए मोदी जी, एक बार गो थ्रू करवा दूं, एक रिवीजन हो जाए तो मजा नहीं आ जाए सर। आओ फटाफट से, अब आपको 2 मिनट में पूरा अमेंडमेंट्स गो थ्रू करवाता हूं, फटाफट सुनते हुए चलना बस। सबसे पहले इंडेक्स 21 में अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट लैक ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी। जिस करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है, सबसे पहला स्टेप है चेक करो वो एक्सचेंजेबल है क्या। एक्सचेंजेबल होने के लिए 5 चीजें चेक करने का। टाइम फ्रेम, जितने टाइम में चाहिए उतना टाइम में मिलता है क्या, अगर मिलता है तो एक्सचेंजेबल है, नहीं मिलता तो एक्सचेंजेबल नहीं है। एबिलिटी टू ऑब्टेन, मान लो आज करेंसी नहीं चाहिए बट जब चाहिए तब मिलेगा क्या, अगर मिलेगा तो एक्सचेंजेबल है, नहीं मिलेगा तो एक्सचेंजेबल नहीं है। मार्केट और एक्सचेंज मैकेनिज्म, इसका मतलब नॉर्मल मार्केट से मिलता है क्या, मिलता है तो एक्सचेंजेबल है, मान लो ब्लैक मार्केट में मिलता है तो एक्सचेंजेबल नहीं है। अच्छा, पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द अदर करेंसी, जिस पर्पस के लिए चाहिए, मुझे डिविडेंड बांटने के लिए चाहिए, उस पर्पस के लिए अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है तो एक्सचेंजेबल है, नहीं है तो एक्सचेंजेबल नहीं है। उसके अलावा एबिलिटी टू ऑब्टेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ अदर करेंसी, मतलब जितनी करेंसी जितने क्वांटिटी में चाहिए वो उतने क्वांटिटी में अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है तो एक्सचेंजेबल है, अवेलेबल नहीं है तो एक्सचेंजेबल नहीं है। अगर करेंसी एक्सचेंजेबल थी, अप्लाई इंडेक्स 21, लफड़ा ही नहीं है। अगर एक्सचेंजेबल नहीं है तो आपको एक्सचेंज रेट एस्टिमेट करना पड़ेगा, मतलब स्पॉट रेट एस्टिमेट करना पड़ेगा। उसके लिए स्टेप नंबर 2 है। अब स्पॉट रेट एस्टिमेट करने के 2 ब्रॉड मेथड है। पहला, ऑब्जर्वेबल एक्सचेंज रेट यूज कर लो। ऑब्जर्वेबल के लिए 2 एग्जांपल दिया हुआ है। पहला, डिफरेंट पर्पस का रेट, आपके पर्पस का रेट अवेलेबल नहीं है ना, किसी और पर्पस का रेट यूज कर लो। अच्छा, किसी और दिन का रेट, आपके दिन का रेट अवेलेबल नहीं है, किसी और दिन का यूज कर लो, ऐसा। उसके अलावा सेकंड ब्रॉड मेथड इज कोई दूसरा एस्टिमेशन टेक्निक यूज कर लो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इनडायरेक्टली आप निकाल सकते हो रुपये से डॉलर, डॉलर से
नॉर्थ कोरियन वॉन। इसमें ऑफकोर्स एस्टिमेट एडजस्टमेंट वगैरह करना, डिले का, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर करेंसी एक्सचेंजेबल नहीं है, ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कौन सी करेंसी में दिक्कत है, रिस्ट्रिक्शन क्यों है, इसके वजह से क्या ट्रांजेक्शन अफेक्ट हुआ, इसकी वजह से कोई असेट लायबिलिटी के अमाउंट पे इंपैक्ट है क्या, आपने कौन सा एक्सचेंज रेट यूज़ किया या कौन सा स्पॉट रेट यूज़ किया, कौन सा रिस्क एक्सपोज्ड है, और अगर ये करेंसी किसी फॉरेन ऑपरेशन की भी आपके, तो उसके बारे में भी डिस्क्लोज दे देना। सिंपल, इंडेक्स 21 इज ओवर। अब आते हैं इंडेक्स 1 के ऊपर। 4 मेन पॉइंट है, समझो। पहला, डेफिनेशन ऑफ करंट लायबिलिटी में ये वर्ड निकाल देना। दूसरा, लोन विद कन्वीनियंस। अगर ईयर एंड तक ब्रीच नहीं हुआ है, ब्रीच ये कंडीशन मिलने की डेट आगे की है बट ईयर एंड तक ब्रीच नहीं किया है, तो ईयर एंड पे क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करने का, नॉन करंट रहने देने का उसको। आपको लगता है कि आप फ्यूचर में ब्रीच कर जाओगे, उसकी वजह से आज क्लासिफिकेशन आज चेंज नहीं करने का। उसके अलावा अगर ईयर एंड पे आपको पता है कि फ्यूचर में कोई ब्रीच हो सकता है या फ्यूचर का कोई ऐसा कंडीशन है जो मीट करना है, उसको आप डिस्क्लोज जरूर कर सकते हो। ये दूसरा था, डन। तीसरा, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कन्वीनियंट। अगर 31 मार्च 26 तक का फाइनेंशियल ईयर एंड है, आपने यहाँ ब्रीच किया, ब्रीच को आपने एफएस के अप्रूवल डेट के पहले रेक्टिफाई वगैरह कर दिया, जो भी है कंडीशन निकाल दी, तो वो एडजस्टिंग इवेंट होता था, लोन करंट से दोबारा नॉन करंट बन जाया करता था। बट अगर आप अगले फाइनेंशियल ईयर में जाओगे, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 26-27, और इसमें आपने सेम चीज की, मान लो ईयर एंड पे ब्रीच किया और ईयर एंड के बाद अप्रूवल के पहले वो ब्रीच को हटा दिया, रेक्टिफाई कर दिया, ग्रेस मांग लिया 12 महीने के ऊपर का, अब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, तो लोन ईयर एंड पे करंट ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई कन्वर्टेबल डेट है, मतलब फ्यूचर में उसमें कैश भी देना पड़ सकता है, शेयर्स भी देना पड़ सकता है, डजंट मैटर, ड्यूरिंग द टेन्योर एवरी ईयर के एंड पे करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन आपको करते रहना है। ये इंडेक्स 1 का 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद इंडेक्स 7 में आते हैं सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट। सप्लायर को पे करने के लिए आपने कोई बैंक से लोन लिया बेसिकली, तो बैंक ने सप्लायर को पे किया, आप बैंक को 90 दिन के बाद पे करोगे, बराबर। इसमें फाइनेंशियल गारंटी और क्रेडिट कार्ड वाला पेमेंट कवर नहीं करने का। अब अगर ऐसा सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट है तो डिस्क्लोज करने का, टर्म्स क्या है, अमाउंट क्या है, नॉर्मल ट्रेड पेबल में कितना क्रेडिट पीरियड होता है और आप बैंक को कितने समय में पे करने वाले हो वो, और कोई नॉन कैश चेंजेस वगैरह है तो वो। उसके अलावा पिलर इंडेक्स 12 में बोलता है अगर कोई भी पिलर 2 का इनकम टैक्स है, पिलर 2 का मतलब आप जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो वहां बोल दिया कि आपको मिनिमम ग्लोबल रेट मीट करना है 15% का, आप कम रेट भर रहे हो तो आप टॉप अप टैक्स भरते हो 5% का, अब उसकी वजह से कोई डिफर्ड टैक्स भी आ रहा है तो क्रिएट नहीं करने का, बराबर। और ये पहला, इस पे कोई डिफर्ड टैक्स नहीं आएगा। अगली बात, अब इसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर क्या देने का कि हमने ये एक्सेप्शन फॉलो किया हुआ है। दूसरा, इसकी वजह से करंट टैक्स वगैरह कुछ है क्या पिलर 2 का, वो बता दो, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है तो वो बता दो। अमेंडमेंट खत्म, उसका रिवीजन भी खत्म। अगर इतना हो जाता है तो फिर आपकी आज्ञा से आरटीपी में आ जाए तो मजा आ जाए। पहले इतना बोल दो, समझता है क्या, बोलो एक के भाई साहब, ऐसा नहीं, एक के भाई साहब। हाँ सर, पहले आप ये कर लो, इधर आओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये अमेंडमेंट देखो, आपको अलग से वापस पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है तो भी मत पढ़ना ठीक है, हाँ पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज, अब मैं आऊंगा आरटीपी के सेक्शन में जहां मैं केस नैरो करवा लेता हूं आपको। अब है ना, नॉर्मली क्या होता है, देखो ये केस स्टडी बड़ी सिंपल है, इंडेक्स 115 के ऊपर है, इसका एक ऊपर सेम क्वेश्चन भी अवेलेबल है आपके इसमें मॉड्यूल वगैरह में, ठीक है। बट मैं करवाता हूँ, उसका रीजन ये है, काफ़ी बच्चे मुझे पूछते सर केस स्टडी में समय लगता था, अप्रोच करने का तरीका नहीं पता। वैसे मैंने काफ़ी जगह केस स्टडी करवाई हुई है, बट ये भी डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। बड़ा सिंपल सा, एलडीआर मत मार्क करना। सबसे पहले केस स्टडी में पता है क्या करने का, एमसीक्यू पढ़ने का। क्या बोलता है सुनना, क्या क्या एमसीक्यू है। वो बोलता है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, वाउचर का कितना, मतलब कुछ वाउचर को लेकर होगा। उसके अलावा पूछता है हाउ मच रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट ईयर, पे द होना चाहिए, द करंट ईयर, ठीक है, फॉर द सेल ऑफ ग्रोसरीज। ओके, आगे, एट व्हाट वैल्यू लाइबिलिटी और डिफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कुछ डिफर्ड रेवेन्यू भी है, ठीक है। आगे, व्हेन विल द लाइबिलिटी और डिफर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ इनिशियल सेल। ये पता है, ये तो मैं ना बिना ऊपर का केस पढ़े कर सकता हूँ आंसर, क्योंकि आप जब देखोगे इसमें बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हुए, आप शायद कर लोगे, बट ठीक है, केस स्टडी करने के बाद ही करना। आगे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सेड लाइबिलिटी अंडर विच स्टैंडर्ड। अगर ये 115 का क्वेश्चन है तो 115 वाला स्टैंडर्ड होगा, और 115 में कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बनती है, बट स्टिल हम चेक कर लेंगे आगे जाकर। तो ये 5 क्वेश्चन है। अब फटाफट से केस स्टडी पढ़ते। एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कस्टमर के साथ ग्रोसरी सेल करने का एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 200, ध्यान रखना, बराबर। तो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस इज 200 एंड द अरेंजमेंट इंक्लूड्स अ 40% डिस्काउंट वाउचर, वेरी गुड। तो आपको डिस्काउंट वाउचर का एसएसपी निकालना पड़ेगा और आपको एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक ग्रोसरी सेल करना और एक वाउचर का भी फुलफिलमेंट करना आगे जाकर। साइमल्टेनियस सीजनल promotion gives customers a 10% discount, therefore a customer receives an incremental discount of 30%। अब इसमें मैंने बताया था, आपने डिस्काउंट वाउचर 40% का दिया, 10% आप सबको देते हो, तो इफेक्टिवली आपने 40% का वाउचर दिया ही नहीं, इफेक्टिवली आपने सिर्फ 30% का वाउचर दिया, 10% सबको मिलने वाला ना वैसे भी। आगे, द एंटिटी डिटरमाइंस दैट इट हैज एन 80% लाइक्लीहुड, ये प्रोबेबिलिटी है, ये भी आप कंसिडर करोगे डिस्काउंट वाउचर का एसएसपी निकालते समय,
मतलब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालते समय 80% लाइक्लीहुड ऑफ रिडम्पशन एंड एस्टिमेट द कस्टमर विल परचेज 50 INR का एडिशनल ग्रोसरीज जब डिस्काउंट वाउचर अवेल करने आएगा तब। अब करना कैसे, सुनना। सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, 200 रुपया, और यहाँ 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ, ये देयर आर 2 POs, ठीक है। एक है ग्रोसरी वाला, जो ग्रोसरी सेल करोगे आज, ठीक है, मैं सिर्फ ग्रोसरी लिख देता हूँ, और एक है आपका डिस्काउंट वाउचर। सिंपल सी बात है, ग्रोसरी का जो रेवेन्यू रहेगा वो आज बुक करने का, डिस्काउंट वाउचर में जितना भी एलोकेट होगा वो आज नहीं बुक करने का। वो कब बुक करने का, या तो जब फ्यूचर में डिस्काउंट वाउचर कस्टमर यूज करेगा तब, या फिर वो लैप्स हो जाएगा तब, ठीक है। अब इस 200 रुपये का अपने को बांटने का है किस रेशो में, SSP के रेशो में, ठीक है। तो फटाफट से मुझे हेल्प करना। SSP, ग्रोसरी का SSP 200 रुपया ही रहता है, वाउचर का SSP निकालना पड़ेगा। कैसे, फ्यूचर में जो गुड्स खरीदेगा उस पर कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। फ्यूचर में गुड्स खरीदेगा 50 रुपए का, उसमें इफेक्टिव डिस्काउंट 30% का है। 40 मत लेना, 10% सबको देने वाले हो आप, तो इफेक्टिव 30% का डिस्काउंट है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी से करो मल्टीप्लाई, तो आपको एक जवाब आएगा। तो करो जरा, 50 इंटू 30% इंटू 80%, ये 12 रुपये आएगा, बराबर। अब आपको करना है एलोकेशन, ये 200 रुपये को आप इन दोनों में कर दो एलोकेट, सिंपल, इतना करके रख लो। तो मैं बोलूंगा इसमें कितना आएगा, 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 212, और इधर आएगा 200 इंटू 12 डिवाइड बाय 212, बराबर। ये आपका आएगा 188.68, सॉरी थोड़ा दिखेगा नहीं पॉइंट, 188.68, और इसका आएगा 11.32। सिंपल, ये एलोकेशन आपकी आ गई। अब कुछ नहीं बचा, MCQ करो फटाफट से। क्या बोलता सुनना, SSP चाहिए वाउचर का, वाउचर का SSP इधर आया था 12 रुपया, ये ले 12 रुपया सी। फिर बोलता है हाउ मच रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट ईयर ऑफ सेल। रेवेन्यू करंट ईयर में कितना बुक करेंगे, मैंने क्या बोला था, ये जितना ग्रोसरी का आएगा ये आप करंट ईयर में बुक करोगे, और ये जो आएगा ये आप फ्यूचर में बुक करोगे। इसको आप लाइबिलिटी करके दिखाओगे आज, और जब डिस्काउंट वाउचर रिडीम होएगा या फिर कस्टमर का वाउचर लैप्स हो जाएगा तब रेवेन्यू बुक करने का। तो आज आप रेवेन्यू इतना ही बुक करोगे, 188.68। तीसरा, फिर बोलता है एट व्हाट वैल्यू लाइबिलिटी और डिफर्ड रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। लाइबिलिटी या डिफर्ड रेवेन्यू, मैंने बताया था ना, कितना रेवेन्यू आप आज बुक नहीं करोगे फ्यूचर में बुक करोगे, ये 11.32। तो 11.32 इज योर आंसर, टी। उसके बाद आगे, व्हेन विल द लाइबिलिटी और डिफर्ड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ इनिशियल सेल, सॉरी, व्हेन विल द लाइबिलिटी और डिफर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ इनिशियल सेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। एनीवेज आगे क्या बोलता है सुनना, ये डिफर्ड रेवेन्यू को हम कब बुक करेंगे, एज अ रेवेन्यू। The said liability will never be recognized as revenue. गलत जवाब। The said liability will subsequently credited to revenue only when the customer purchase in future using discount voucher or when the voucher expires। यही तो मैंने बोला, या तो जब कस्टमर वाउचर यूज करेगा या जब वो वाउचर एक्सपायर हो जाएगा। तो मुझे ये सही लग रहा है, एक बार बाकी के भी देख लो। Said liability will subsequently credited to revenue when customer purchase in future even though it does not use the डिस्काउंट कूपन। नहीं, सही नहीं लग रहा। लाइबिलिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर इवन दो द कूपन हैज एक्सपायर्ड नॉर बीइंग, नहीं, ये सही है, बी वाला सही है आपका, ठीक है। आगे, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द सेड लाइबिलिटी एंड विच स्टैंडर्ड। 115 की जो लाइबिलिटी होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बोलते हैं, तो वही आएगा सी में। तो ये आपके आंसर्स हो गए, पहले का सी, दूसरे का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, सिक्स्थ का और फिफ्थ का सी। MCQs भी डन। MCQs हो जाते हैं तो अभी आएंगे अपन मेन क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट शुरू करेंगे अपन लोग। यस, सबसे पहले इंड एस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात करते हैं, ठीक है। इसको LDR मार्क करना, मैं बताता हूँ क्यों। पूरा क्वेश्चन सिंपल है, एक ही चीज में लफड़ा है, आप है ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो बस, बाकी सब सिंपल है, ठीक है। क्या बोलता है सुनना, पहले देखो M लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 12, मतलब M का डेटा कब तक का दिया हुआ है, 31 मार्च 12 का। N का डेटा कब तक का दिया हुआ है, 31 दिसंबर 11 का। तो इसका मतलब N लिमिटेड के भी अपने को फाइनेंशियल्स कब तक के चाहिए थे, 31 मार्च 12 तक के, वो नहीं है अवेलेबल। तो इन्होंने क्या किया है, ये 3 महीने का कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है N लिमिटेड का। M का देखो प्रॉपर है, M का बराबर ईयर एंड तक का है, इसका शायद N का ईयर एंड ही दिसंबर होगा, बट अपने को CFS पर्पस के लिए दोनों सेम फाइनेंशियल ईयर एंड का चाहिए ना, तो आपको 3 महीने के जो ट्रांजैक्शन हुए उसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा N के फाइनेंशियल में बिफोर कंसोलिडेशन, फिर आप कंसोलिडेशन करोगे, बस ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और वो 3 महीने के ट्रांजैक्शन में एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना, बाकी तो वैसे सिंपल है, ठीक है। समझा क्या करना है सबसे पहली चीज। अब आ जाओ, अब इसमें आप देखते हुए चलना, एक बार फटाफट से बैलेंस शीट गो थ्रू कर लो। नॉन करंट में PPE है, फाइनेंशियल एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट 40,000 शेयर्स N में इन्वेस्ट किया है,
ऑफकोर्स तो एम पेरेंट है और एन सब्सिडरी है, तो मैं लिख देता हूँ टू पेरेंट है और ये सब्सिडरी है। डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया है एन के। अब आपको डिबेंचर के एडजस्टमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ सीएफएस के अंदर कि वो कैंसिल होएगा। अगर आप अपने सब्सिडरी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हो तो ये जो डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट है ये कॉस्ट पे कैंसिल होएगा, और जो डिबेंचर की लाइबिलिटी है वो फेस वैल्यू पे कैंसिल होगी। डिफरेंस विल गो इन कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, सिंपल, ठीक है। तो इसका एक एडजस्टमेंट आपका आएगा, इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं एंट्री मार के खत्म ही करूंगा जैसे मैं बैलेंस शीट पढ़ लूंगा। करंट असेट्स बोलता है इन्वेंट्री है, फाइनेंशियल एसेट में रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसका रिटेन अर्निंग्स वगैरह, ठीक है। डिबेंचर, हाँ डिबेंचर देखो कैसा है, 13% डिबेंचर, 100 रुपया ईच, और 3 लाख का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब टोटल कितने डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर 3000 डिबेंचर है, 100 रुपये के डिबेंचर है 3000, उसमें से हम कितने होल्ड कर रहे हैं 1000, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे फिर करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, अदर लाइबिलिटी है, ठीक है। ओके, तो पहले मैं डिबेंचर कैंसिलेशन की एंट्री मार दूं क्या यार, खत्म करता हूँ कहानी, इधर इधर आ जाओ। मैं सब कुछ एंट्री के फॉर्म में समझाऊंगा ताकि आपको चीजें इजीली समझ आए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एलडीआर, ठीक है। सबसे पहला डिबेंचर कैंसिलेशन, ये सब सीएफएस में होता है, ठीक है। अब कैंसिल कैसे करेंगे, असेट को क्रेडिट करने का, लाइबिलिटी को डेबिट करने का, डिफरेंस कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। तो मैं बोलूंगा डिबेंचर की जो लाइबिलिटी है एट फेस वैल्यू डेबिट। अच्छा, कितना डिबेंचर कैंसिल करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट है, 1000 डिबेंचर इन्वेस्ट किया तो लाइबिलिटी भी 1000 की कैंसिल करेंगे फेस वैल्यू पे। तो ये आपका जाएगा 1 लाख रुपीज, 1000 डिबेंचर इंटू ₹100, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा टू डिबेंचर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ये हटेगा एट कॉस्ट 1,50,000 पे। डिफरेंस आपका डेबिट साइड पे आएगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। पता है अपन जो स्टेप नंबर 5 बनाते हैं ना, वहां चले जाएगा ये 50,000, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट ये रहेगा, आपका फेस वैल्यू जो है दिस विल रिड्यूस बाय 1 लाख। आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका पूरा 1.5 लाख से रिड्यूस हो जाएगा। और थर्ड इफेक्ट अपन वहां लेंगे, थर्ड मतलब ये वाला 50,000 का इफेक्ट अपन कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये आपका एक पार्ट हो जाता है। अब आगे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अब क्या बोलता है सुनना, ऑन 5 जनवरी 2012 सर्टेन इन्वेंट्री ऑफ एन कॉस्टिंग 20,000 वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा, एक बार रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लूँ। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 12, ठीक है। ईयर एंड का बनाना 31 मार्च 12 का। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ एन, हिंट भी दे रखा है, आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ एन इग्नोर नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। मतलब नोट्स टू अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, वेरी गुड। अब बैलेंस शीट ऑफ एन में एडजस्टमेंट क्यों करना आपको मैंने बताया। अब एडजस्टमेंट सबसे पहला ये वाला होगा, सिर्फ एन के बुक्स में करना, एम में नहीं, पेरेंट में नहीं, सिर्फ सब्सिडरी के पहले बुक्स में। ठीक, अपन पहले बुक्स ठीक करेंगे फिर सीएफएस की बात करेंगे। अब पहले बुक्स ठीक कर लेते हैं। 5 जनवरी को हुआ है इन्वेंट्री ऑफ एन कॉस्टिंग 20 वर्क कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नुकसान हो गया इन्वेंट्री का। इंश्योरेंस कंपनी पेड, पेबल नहीं है, पे कर दिया है, पेड 75% ऑफ द क्लेम। चलो मैं इसको आपको एंट्री के फॉर्म में समझाऊंगा, एंट्री समझ जाएगा ना, आपका काम पूरा आसान है, ठीक है। मैं बोलूंगा एन लिमिटेड बुक्स, ठीक है। पहला ए लॉस बाय फायर, ठीक है। आप लिखते हुए चलो मेरे साथ, क्या एंट्री मारोगे। सबसे पहले इन्वेंट्री जा रही है तो बोलने का टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने का गया आपका 20,000 का। क्लेम का पैसा आ गया, पेड, इंश्योरेंस कंपनी पेड, ऐसा बोला पेड, पेड मतलब वो पेड नहीं है, आ गया ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, मैं बोलूंगा ब्रैकेट में इंश्योरेंस क्लेम वाला पैसा। अब ये सिर्फ 75% आया था, ध्यान रखना। तो 20,000 का 75% इज 15,000, ठीक है। बाकी बाकी कंपनी का नुकसान हो गया। अब ये जाएगा लॉस में, विल बी ट्रांसफर पीएनएल ऑफ एन लिमिटेड। तो एन के पीएनएल से आप एडजस्ट करोगे 5,000 रुपया। अब एक ट्रिक बताता हूँ, सुनो, इसी को तुरंत क्वेश्चन में एडजस्ट कर दो, इसी को तुरंत क्वेश्चन में एडजस्ट कर दो। क्या किया अपन ने, कैश बैंक 15,000 से बढ़ेगा, आ जाओ एन का करना, जो भी करोगे एन का, ठीक है। कैश बैंक बढ़ेगा 15,000 रुपए से। उसके अलावा क्या बोला हुआ है, लॉस पीएनएल एन का गिरेगा, पीएनएल 5,000 से। तो एन का जो रिटेन, अभी पीएनएल तो बना नहीं रहे बट रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो 5,000 से। और अपनी एंट्री में था 20,000 की आपकी इन्वेंट्री गिर जाएगी, तो इन्वेंट्री गिरेगी 20,000 से। ऐसे प्यार से एडजस्ट करते हुए चलने का लफड़ा ही नहीं है, है ना, लफड़ा ही नहीं है।
डन, एकदम डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। अब आता है अगला एडजस्टमेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा क्वेश्चन मैं एक्चुअली इसी की वजह से कर रहा हूँ। सुनना क्या बोलता है। ऑन 20th Jan एम सोल्ड गुड्स टू एन। एम ने बेचा एन को। मैं पहले ही बता दूं, एम के जो बुक्स है इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होगा, बिकॉज एम का जो डेटा है वो 31 मार्च तक का दिया हुआ है। ये जो भी सेल परचेज हुआ है वो किसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, एन ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो हम एन के बुक्स में करेंगे, ठीक है। तो एम सोल्ड गुड्स टू एन कॉस्टिंग 150 एट अ इनवॉइस प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट 150 था, अपन ने कॉस्ट पे 20% का मार्जिन रख के बेचा है, ठीक है। तो पहले मैं इसका एंट्री मान लूं, 20th Jan को क्या हुआ है, इधर आ जाओ, ये अगेन एन के बुक्स में। अच्छा, किसने किसको बेचा है, एम सोल्ड टू एन, मतलब मैं बोलूं फॉर एन इट इज अ परचेस, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एन लिमिटेड के लिए क्या किया, परचेस किया, परचेस। अब एक परचेज की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, परचेज में आपकी इन्वेंट्री आती है, तो मैं बोलूंगा इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू। अब अगर आपने पैसा दिया है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो आप क्रेडिटर खड़ा करते हो। तो चलो मैं क्रेडिटर खड़ा कर देता हूं एम लिमिटेड के नाम का, दिस इज लाइक अ क्रेडिटर, ठीक है। कितना आपने कितने का परचेज किया है, बोलता है 1,50,000 का कॉस्ट था और कॉस्ट पे 20% का मार्जिन है, तो 1,50,000 प्लस 20% विच विल बी इक्वल टू 1,80,000, 1,80,000। यहां तक हो मेरे साथ, एकदम है सर, ठीक है। ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुआ है, सुनना। 50% ऑफ दोज गुड्स वर रीसोल्ड बाय एन टू एम, इसमें से 50% रीसेल हो गया, रिटर्न नहीं बोला, रीसेल बोला, उसका रीजन है। अब ये हो क्या रहा था, इधर एम ने बेचा था एन को, ठीक है, ये वैल्यू का गुड्स। अब रीसेल में क्या हो रहा है, मैं नीचे लिखता हूं, रीसेल बाय एन टू एम। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जिसके बुक्स में एंट्री रिकॉर्डेड नहीं है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ऊपर भी हमने एन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, यहां भी हम एन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। एन ने बेसिकली सेल किया एम को, ठीक है। अब कितना, 50% गुड्स। अब किस प्राइस पे सेल किया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार पूरा ट्रांजेक्शन पढ़ लू। 50% ऑफ दिस गुड्स वर रीसोल्ड बाय एन टू एम विद इन 31 March 12। These were then sold by M to a third party before 31 March 12। मतलब ये इन्वेंट्री ग्रुप में नहीं है, ये इन्वेंट्री ग्रुप के बाहर जा चुकी है, ठीक है। मैं आगे पढ़ लेता हूं। एज ऑन 31 March, N लिमिटेड स्टिल ओज टू M लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज गुड्स। N लिमिटेड ओ 60,000 टू M इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज गुड्स। अब ये जो मैंने पूरा पढ़ा ना, मैं जो रेड में मार्क कर लेता हूँ यहां से यहां तक, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर सब्सिक्वेंटली कुछ इस क्वेश्चन से लेकर जाना तो ये लेकर जाना। अब मैं इसको डिकोड करूंगा, ये पॉइंट मैं शांति से करूंगा, घाई मत करना, ठीक है। सबसे पहले किया गया 50% गुड्स रीसेल हुए, ठीक है। तो है ना, मैं डायरेक्ट एंट्री मारता हूँ, मैं सेल की प्रॉपर एंट्री नहीं मार रहा हूँ, बट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री मार रहा हूँ। जब आप रीसेल करते हो तो इन्वेंट्री बाहर जाएगी, तो मैं बोलूंगा टू इन्वेंट्री। अगेन मैं सेल वाली प्रॉपर एंट्री नहीं मार रहा हूँ, मैं इन्वेंट्री बाहर करने की एंट्री मार रहा हूँ, तो इन्वेंट्री बाहर जाएगी। इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट या कैरिंग ऑन पे बाहर जाएगी। तो एन के लिए कॉस्ट 1,80,000 था, 1,50,000 नहीं, 1,50,000 तो ग्रुप का कॉस्ट था। एन ने परचेज 180 में किया तो उसकी कॉस्ट भी 180 थी, तो 50% इन्वेंट्री बाहर चले जाएगा, मतलब 90,000 का इन्वेंट्री बाहर चला जाएगा, ठीक है। ऑफकोर्स अब बेचोगे तो पैसा आएगा। अब ऐसा मान लो पैसा नहीं है, हम एक रिसीवेबल खड़ा करेंगे एम लिमिटेड के नाम का, एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब हमने एम को कितने में बेचा ये नहीं बताया, तो आप बोलोगे सर 90 में ही बेचा होगा, नहीं 90 में नहीं बेचा है। सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। हमको पहले ट्रांजैक्शन में कितना पे करना था एम को, हम एन है, ठीक है, ठीक है। हाउ मच डिड वी हैव टू पे टू एम लिमिटेड, ठीक है। एम को अपन मोहन बोल देते हैं वो, ताकि एम और एन में कंफ्यूजन ना हो। हमको मोहन को कितना पे करना था, एम को 180 पे करना था। बोलता है ईयर एंड पे ये पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद एन स्टिल ओज 60,000 टू एम। बोलता है 180 में से नेट में हमको सिर्फ 60 ही पे करना है। अब आप बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। वी हैड टू पे 180 पहले, ईयर एंड पे बोलता है 60 ही पे करना है। मतलब कितना सेटल हो गया, 1,20,000 सेटल्ड। वो सेटल पेमेंट करके नहीं हुआ है, वो रीसेल पे सेटल हुआ है।
वो किस पे सेटल हुआ है? रीसेल पे सेटल हुआ है। आई रिपीट दिस अगेन, हमको परचेस करने के समय 180 पे करना था, वो बोलता है ईयर एंड पे हम सिर्फ 60,000 ओ करते हैं, तो 120 एडजस्ट हो चुका है, वो एडजस्ट इस रीसेल पे हुआ है। मतलब रीसेल में कितने में रीसेल हुआ है? 1,20,000 में रीसेल हुआ है। कितने में? 1,20,000 में रीसेल हुआ है। तो ये बाकी का जो 30,000 है वो पता है क्या है? इस ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये एन लिमिटेड का प्रॉफिट है 30,000 का। इधर आधे बच्चों का दिमाग घूमता है, ठीक है, मैं आपको दोबारा आप समझाऊंगा, 1 मिनट लूंगा, शांति से सुनना। हुआ क्या है? एम ने पहले एन को बेचा, तो एन के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज है, परचेज रिकॉर्ड करा। फिर एन ने दोबारा रीसेल कर दिया एम को, क्या हो गया? ये हो गया रीसेल, ठीक है। एन ने किया रीसेल 50% गुड्स, तो जितने मिले थे उसके 50% बेच दिए। कितने में बेचे? इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे भर जाएगा, बट एम को हमने डेबिट किया 120 पे। वाई 120? बिकॉज पहले ट्रांजेक्शन पे 180 पे करना था, बट ईयर एंड पे 60,000 ही बैलेंस बचा है, तो 120 सेटल हो गया, तो वो यहाँ सेटल हुआ रहेगा। मतलब एन ने जब रीसेल किया तो 30,000 का प्रॉफिट कमाया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब मैं इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट ले लेता हूँ बैलेंस शीट में। सुनना, इन्वेंट्री डेबिट हुआ था 180 से, ये दोनों का साथ में मैं बैलेंस शीट में इंपैक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री डेबिट हुआ था 180 से, इन्वेंट्री कम हुआ है 90 से, मतलब इन्वेंट्री नेट में कितने से बढ़ा है? 90,000 से बढ़ा है। 180 बढ़ा, 90 से गिरा, तो नेट में 90,000 से बढ़ा है, मैं वो ऐड करूंगा इधर। आईसीआई ने इसी को वर्किंग नोट में करके दिखाया हुआ है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 90,000 से इन्वेंट्री बढ़ेगी, तो जो हो गया मैं उसकी टिकी लगा देता हूँ, ये हो गया और ये भी हो गया। उसके अलावा एम लिमिटेड, एम 180 से क्रेडिटर बढ़ा और 120 से कम भी हो गया, तो नेट क्रेडिटर 60 से बढ़ना चाहिए। तो नेट क्रेडिटर मतलब ट्रेड पेबल कितने से बढ़ना चाहिए? 60,000 से बढ़ना चाहिए, ऐसा। तो मैं बोलूंगा ये भी हो गया और ये भी हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल, ये प्रॉफिट एन ने कमाया, तो एन का रिजर्व बढ़ेगा 30,000। सर एक सेकेंड, ये जो सेल हुआ इस पे एम ने भी तो कमाया था। अरे भाई, एम का फाइनेंशियल 31 मार्च तक दिया हुआ है, तो एम ने जो कमाया वो रिकॉर्डेड है एम के बुक्स में। एम का कुछ मत करना, जो करना है एन का ही करना। तो एन का ये जो प्रॉफिट है 30,000 का, वो आपको ऐड करना पड़ेगा रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स में, ऐसा। तुमको समझा मैंने क्या बोला क्यूरीज? अरे यस और नो? तो देखो ये वाला भी मेरा हो गया क्लियर, ठीक है। तो ये आप समझ लेना। उसके अलावा देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट जो आप सब लोग भूलोगे, वो है अनरियलाइज प्रॉफिट का, यूआरपी ऑन अनसोल्ड इन्वेंटरी या ऑन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब समझने का ट्राई करना, यूआरपी हम किस पे एलिमिनेट करेंगे, बहुत क्रूशियल है ये वाला पार्ट भी, ठीक है। ऐसा मान लो 100% के गुड्स थे बराबर, जो सेल हुए थे, एम ने एन को बेचे थे, उसमें से 50% तो दोबारा रीसेल हो गया बराबर। अब ये जो रीसेल हुआ, क्या इसका भी हमको यूआरपी एलिमिनेट करना है क्या? ठीक है, तो हम एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। 50% of the goods are resold by N to M within 31st March. These were sold by M to a third party before 31st March. मतलब 50% के जो गुड्स है वो आपके ग्रुप में है ही नहीं, आपके वो ग्रुप में है ही नहीं। मान लो 1,80,000 का जो गुड्स का वैल्यू था, उसमें से 50% रीसेल हो गया, एम के पास आया। अब वो ग्रुप के अंदर नहीं पड़ा ये वाला गुड्स, ये एम ने थर्ड पार्टी को बेच दिया। तो जो गुड्स ग्रुप के बाहर जा चुके उस पे आप यूआरपी एलिमिनेट नहीं करते हो, आप सिर्फ जो ग्रुप में गुड्स पड़े उस पे, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उस पे एलिमिनेट करते हो। अनसोल्ड इन्वेंट्री कितना है ग्रुप के अंदर? 50% ही अनसोल्ड है। 50% हमने पहले सेल किया, 50% रिटर्न जाके ग्रुप के बाहर चला गया, बचा सिर्फ 50%। अब वो कौन सा 50%? कंफ्यूज मत हो, मैं लिख के दिखाता हूं, सुनो। 100% का सेल हुआ था बराबर, एम टू एन। अब इसमें से, इस 100% में से 50% एन ने एम को किया रीसेल और एम ने थर्ड पार्टी को बेच दिया, एम ने थर्ड पार्टी को बेच दिया। मतलब दिस 50% इज नॉट इन ग्रुप। अगर एक ग्रुप में होता तो शायद इसका भी यूआरपी एलिमिनेट करते। अब जो बचा हुआ 50% है, जो एन ने रीसेल नहीं किया था, जो ग्रुप में ही पड़ा है, जो सिर्फ एम ने एन को बेचा, ग्रुप के अंदर पड़ा है, इसका यूआरपी हटेगा। अब उसका यूआरपी कितना है? सिंपल, 1,50,000 के टोटल गुड्स थे, उस पर 20% का मार्जिन था बराबर, क्या? तो 1,80,000 वॉज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो अब इसका 50% इज देयर अनसोल्ड, विच
इन विच वी हैव टू एलिमिनेट द अनरियलाइज प्रॉफिट। तो वो सिंपल है, 2-3 तरीके निकालने का। एक सिंपल तरीका भी बताता हूँ मैं आपको, इधर आ जाओ। सबसे पहले अनसोल्ड इन्वेंट्री का आपका जो एंट्री है वो क्या होगा देखना आप। प्रॉफिट किसने कमाया था, इसमें प्रॉफिट एम ने बेचा था एन को, तो प्रॉफिट एम ने कमाया था। इससे फर्क क्या पड़ेगा, जब मैं एंट्री मारूंगा कंसोलिडेटेड पीएनएल टू इन्वेंट्री, ये अपनी एंट्री होती है। तो इसमें मैं प्रॉफिट किसका कम करूं, मैं सब्सिडी का कम करूं कि पेरेंट का कम करूं। तो जिसने कमाया था पेरेंट, उसका कम करेंगे, दैट इज एम लिमिटेड का। ठीक है, बोलना मत सर एम का तो एंट्री आ चुका है, एम के एंट्री क्यों मार रहे हो। अरे ये यूआरपी का एंट्री है, ये वो जो 31 दिसंबर से मार्च पे जाने वाला था ना ट्रांजैक्शन, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हो गया। ये यूआरपी अलग चीज होती है। ठीक है, तो एम के रिजर्व्स कम होंगे और इन्वेंट्री ग्रुप की कम होगी। अमाउंट कैसे निकालोगे, 2 तरीके। आप ऐसा कर लो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। 1,80,000 में, अच्छा मार्जिन भी लिख लो पहले, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, सेल्स 120। अब सेल्स के नीचे लिखो 90,000, 90,000 बिकॉज इतना ही अनसोल्ड है, तो उसमें प्रॉफिट कितना आएगा आपका, मेरे ख्याल से आएगा 15,000। एक ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका, आप बोलोगे सर ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 1,50,000, इसमें से 50% बचा है, बराबर इसमें से कितना बचा है, 50% बचा है, मतलब 75,000 का इन्वेंट्री बचा है, और उस पर अपना मार्जिन नॉर्मली होता है 20%। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके, आप कैसे भी निकालो, डजेंट मैटर, बट ये तरीका सिंपल है। ठीक है, ये 90,000 वॉज द सेलिंग प्राइस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। तो 15,000, ये जो पेरेंट का आपको प्रॉफिट कम करना है, ये आप स्टेप नंबर 5 में से कर देना, और ये जो इन्वेंट्री कम करना है ये हम बैलेंस शीट में से कम करेंगे। ये कहाँ से कम करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में से कम करेंगे। लिख के हुआ क्या भाई लोग, हुआ ये वाला चीज़ लिख कर गया। यस, मैं आपको एक बार फटाफट से सारी चीज़ें दोबारा दिखा रहा हूँ, प्लीज़ देखते हुए चलना मेरे साथ प्लीज़। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, जो आपस का सेल परचेज है, दैट कैन क्रिएट लिटिल कंफ्यूजन फॉर यू। मैं इसको भी समराइज करके देख रहा हूँ, सुन लो। एम ने बेचा एन को, 100% बेचा था। ठीक है, फिर एन ने रीसेल किया एम को। ठीक है, तो वो हमने रीसेल का एंट्री मारा, बस रीसेल में क्या मिसिंग था, कितने वैल्यू पे रीसेल किया, वो मैंने यहाँ से निकाला। ठीक है, ये एंट्री क्लियर है। ये आपको कहाँ काम आएगा, एन के फाइनेंशियल्स 31 मार्च तक लाने के लिए काम आएगा। एक बार ये हो गया, फिर आपको यूआरपी का एंट्री मारना है। अब यूआरपी में क्या है, जो 100% एम ने एन को बेचा था, उसमें से 50% का तो रीसेल होकर थर्ड पार्टी को बिक गया, तो ये तो ग्रुप में है ही नहीं, इस पर कोई यूआरपी का बात नहीं करने का। जो 50% बचा है सिर्फ उतना ही ग्रुप में है। वो 50% कौन सा है, ये 1,80,000 का जो 50% है वो ग्रुप में अभी भी है, बस उस पर एलिमिनेशन का बात आएगा। उस पर 20% का मार्जिन कॉस्ट पे था, बराबर। तो अगर कॉस्ट लोगे तो 20% मार्जिन निकाल लेना, सेल्स प्राइस के हिसाब से निकालोगे तो इस तरीके से निकालना। तो 15,000 का आपका जो यूआरपी वो एलिमिनेट होएगा। अब कहाँ से प्रॉफिट एलिमिनेट करूंगा, देखना होता है प्रॉफिट कमाया किसने था। यहाँ प्रॉफिट पेरेंट ने कमाया, तो पेरेंट के रिजर्व स्टेप नंबर 5 से कम करेंगे। अगर सब्सिडी ने कमाया होता तो मैं स्टेप नंबर 2 जब आय ने निकालता, रिजर्व निकालता, वहाँ से मैं इसको एडजस्ट करता, और सेकंड इफेक्ट मेरा इन्वेंट्री कम हो जाएगा। मैं इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स थे। अब मैं एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ आगे जाकर। बोलता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 75,000। प्री का मतलब होता है कि आपका जो डेट ऑफ एक्विजिशन का रिजर्व है वो आपका आईएनए निकालने काम आएगा, वो 75 डायरेक्टली दिया हुआ है। अच्छे लोग हैं। एनसीआई इज मेजर्ड एज पर फेयर वैल्यू मेथड, ओके, एंड द फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इज ₹18 पर शेयर। तो एनसीआई फेयर वैल्यू से निकालना है, पीएसएनए से नहीं निकालना। ठीक है, तो सर पर शेयर दिया हुआ है, एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स कितने कैसे मालूम पड़ेगा, सिंपल है। सब्सिडरी के 10-10 रुपए के शेयर्स है, 5 लाख वैल्यू है, तो मतलब सब्सिडरी के 50,000 शेयर्स है। ठीक है, 50,000 शेयर्स में से पेरेंट के पास 40,000 है, मतलब पेरेंट के पास 80% है, तो बाकी 10,000 एनसीआई के पास हो गए। 10,000 शेयर्स इंटू 18 रुपये, एनसीआई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सो नाउ आई नो आरटीपी आप जब देख रहे हो तो आपका टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो मैंने थोड़ा बुद्धिमानी वाला काम किया है, मैं चीज़ें लिख कर लाया हूँ। ठीक है, बाकी स्टेप्स वाले काम, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मेरे को चाहता था मैं सॉल्व करूँ आपके साथ। नीचे वाला पार्ट सिंपल है, फटाफट से रेफर करते हुए चलो, 5 मिनट में हो जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, समझने के लिए रेफर करो, लेकिन सॉल्व घर पे लिख के करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा भाई। क्योंकि जब तक आप अब मेरे साथ करोगे ना, आपको लगेगा अरे बहुत इजी है, हो रहा है सर। लिखोगे ना, 4 मिस्टेक निकल कर आएगी, 4 जगह फंसोगे। प्लीज़ करना, बट अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला अपना वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होता है, पीसी निकालोगे। पीसी 80% के लिए कितने, 8 लाख। वो कहाँ से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखकर आपको मिल जाएगा। फिर आपको आईएनए चाहिए, आईएनए में इक्विटी कैपिटल ऑफ सब्सिडरीज 5 लाख। रिजर्व्स ऑफ एन, अब एन के रिजर्व्स कैसे मिलेंगे, आप बैलेंस शीट में देखना, इट वाज हाउ मच
एन के रिजर्व्स 2,05,000 थे, इसमें से 5,000 माइनस किया था लॉस बाय फायर और 30 ऐड किया था, टोटल आपका हो जाता है 2,30,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 230 मैंने लिया इधर, देख लो 230 मैंने लिया। 230 में से प्री का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, 75 प्री, बचा हुआ रहेगा आपका पोस्ट, सिंपल। प्री आईएनए में चला जाएगा, पोस्ट दो लोग में बटेगा, पेरेंट और एनसीआई के अंदर, मैंने बांट दिया। ओके, टोटल आईएनए मैंने निकाल लिया इक्विटी प्लस प्री करके, ठीक है। फिर एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन में पीएसएन फेयर वैल्यू मेथड से 10,000 शेयर से 18 रुपये का वैल्यू है, ये हो गया। ईयर एंड पे क्या रहेगा, इसी ओपनिंग के अंदर आप पोस्ट वाला हिस्सा जोड़ दो एनसीआई का, ईयर एंड का मिल जाएगा, सिंपल। फिर अपन करते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 गुडविल जीबीपी, सिंपल पीसी प्लस एनसीआई माइनस आईएनए, मैंने वो किया, मेरे को पॉजिटिव आया तो मेरा लिए क्या है, ये गुडविल है, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें क्या क्या आएगा प्लीज समझते हुए चलना। सबसे पहले ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, एम का जो ओपनिंग है वो लिखोगे, उसके अलावा जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है एम का हिस्सा वो लिखोगे। अब दो इंपॉर्टेंट चीज, एक कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, याद है डिबेंचर कैंसिल किया उस पर लॉस आया, वो यहाँ जाएगा। सेकंड, जो यूआर पे एलिमिनेट करनी है, पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया था ना, तो पेरेंट के रिजर्व से कम करेंगे, तो वो यहाँ से कम कर देना, आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी 5,09,000 रुपए का, ठीक है। अब बनानी है बैलेंस शीट, हमने मोस्टली क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट करके रखे हुए हैं, तो आप क्वेश्चन देखकर भी बैलेंस शीट बनाओगे तो भी चलेगा। हाँ, मेरा एक चीज़ रह गया क्वेश्चन में, जो मैंने इन्वेंट्री में से 15,000 का यूआरपी निकाला वो रह गया, वो भी माइनस कर देना बस। अब आप सिर्फ क्वेश्चन देख के बनाओगे बैलेंस शीट तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ सब रीजन लिख के दिया हुआ है, ऑफकोर्स आप प्रैक्टिस करोगे बट देख लो, पीपीई में कोई एडजस्टमेंट नहीं, दोनों का बस ऐड करके लिखो। नॉन करंट असेट में गुडविल भूल मत जाना, वो मैंने लिखा है। करंट असेट में इन्वेंट्री, जो दोनों का इन्वेंट्री है वो लिखा। लॉस बाय फायर माइनस किया, जो नेट परचेज है वो ऐड किया, नेट परचेज 90,000 वो ऐड किया, और यूआरपी मैंने हटा दिया, वो मेरा इन्वेंट्री आ गया। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,50,000 प्लस 265, लेकिन एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, क्या बोला था ईयर एंड पे, 60,000 इज द बैलेंस विच आउटस्टैंडिंग बिटवीन देम ना, तो वो इंटर कंपनी तो हुआ, वो लास्ट में जाके एलिमिनेट हो जाता है, तो वो एलिमिनेट करना मत भूलना। सीसी में सब कुछ सही है, बस इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा आ गया था वो ऐड करना पड़ेगा आपको, वो ऐड करके लिख दिया मैंने। फिर आएगा इक्विटी कैपिटल से एम का आएगा, अदर इक्विटी वर्किंग नोट नंबर 5 से आएगा, एनसीआर वर्किंग नोट नंबर 3 से आ जाएगा, सिंपल। लाइबिलिटी में जब लिखोगे बोरिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी डिबेंचर, तो डिबेंचर में आप 1,00,000 कैंसिल कर चुके, याद है फेस वैल्यू, वो हटाने के बाद लिखना। फिर आएगा ट्रेड पेबल, उसमें दोनों का लिखना, पेबल टू एम 60 पहले जोड़ना पड़ेगा। सर जोड़ा क्यों पहले, फिर आप इंटर कंपनी माइनस करना। सर क्यों जोड़ा, क्योंकि एन का जो वैल्यू रहेगा, मान लो ये एन का वैल्यू है, इट इज ओनली द 31 दिसंबर, पहले उसको मार्च के वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इंटर कंपनी हटाओगे, इसलिए मैंने पहले 60 ऐड किया, अपन ने ऊपर बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट लिया भी था 60, फिर आप इंटर कंपनी के नाम से हटा देना। अदर लाइबिलिटी में कुछ है नहीं, बस ऐड करके मैंने लिखा, 26,20,000 पे आपका टैली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मैं वापस एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको, मैंने आपको सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख कर सिखाया आपको एंट्री के फॉर्म में। सर एग्जाम में एंट्री मारे चलेगा क्या, यस, मार्क दिस एज वर्किंग नोट, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज, आपको एंट्री नहीं जमती, आपको जैसे करना आप वैसे करो तो भी चलेगा आईसीए के मेथड से, मुझे एंट्री से समझाना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए मैंने बोल लिया, इट इज लाइक अ वर्किंग नोट फॉर यू, पहली चीज। सेकंड चीज, क्वेश्चन को प्लीज लिख के प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, एक ही चीज ब्रॉडली बताओ, एक ही चीज, एन का बैलेंस शीट 3 महीने पहले का दिया हुआ था, बस उसमें ट्रांजेक्शन करना वो इंपॉर्टेंट था, बाकी सब सिंपल है। डन, यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 एलडीआर नहीं है, बट इसमें एक रायता फैला रखा है आईसीआई ने, उसकी वजह से बच्चे मुझे काफ़ी मैसेज भी किए, सर ये गलती लगी, गलती है वो, पता नहीं कौन सा इन लोग फूक के इन लोग क्या बनाते पेपर, मेरे को नहीं पता, बट देख लो। फाइंड आउट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 11-12। सबसे पहले टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, पीएनएल प्लस ओसीआई इज इक्वल टू टीसीआई। आधे लोग बोलेंगे पहली बार सुन रहे सर नाम, शेड्यूल 3 में पढ़ते हैं, फर्स्ट डे पे पढ़ाता हूँ ये चीज मैं आपको, ठीक है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूछा है, प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन, ये पता है कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है। रीमेजरमेंट गेन फ्रॉम डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये जाता है ओसीआई एनआर के अंदर, ठीक है। गेन ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, ये जाता है ओसीआई आर के अंदर। ये सर कैसे मालूम पड़ेगा, आपको चाहिए ना, मेरे रिवीजन प्लेलिस्ट में एक वीडियो भी है, आर एन आर का एक समरी दिया हुआ है मैंने 10 मिनट के अंदर, वो देख लो, आपको सब याद रह जाएगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन गेन ऑन पीपी, ये जाता है ओसीआई एनआर के अंदर। अब आईसीआई ने मिस्टेक क्या कर रखा है, आईसीआई की मिस्टेक है, इसको इन्होंने आर में डाल रखा है, गलत है, वो एनआर में जाना चाहिए। उसके अलावा फेयर वैल्यू चेंजेस और फाइनेंशियल एसेट्स, अगर फाइनेंशियल एसेट पे फेयर वैल्यू चेंजेस और कुछ नहीं बोला है तो ये ओसीआई आर में भी जा सकता है। अच्छा ये भी पॉसिबल है, ये अगर एफईटी पीएल वाला फाइनेंशियल एसेट है तो ये पीएनएल में भी जा सकता है। अच्छा ये भी पॉसिबल है, इसके लिए आपने कोई इररिवोकेबल ऑप्शन चूज किया है तो ये ओसीआई एनआर में भी जा सकता है, बराबर। अब हमको तो कुछ बोला नहीं है सर, तो हम क्या करेंगे, तो देखो एक बार फटाफट से आईसीआई ने क्या कर रखा है,
तो आईसीआई मुन्ना बोलता है कि अगर हमने कुछ नहीं बोला है तो ये ओसीआई आर में जाएगा, आर में। मतलब कुछ नहीं बोला तो हमने एफवीटी पे वाला चूज नहीं किया है, और कुछ नहीं बोला तो हमने ये वाला इररिवोकेबल ऑप्शन भी चूज नहीं किया है। तो आप ये कहाँ डाल देना, ओसीआई आर में डाल देना, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इसमें मिस्टेक कहाँ थी, यहाँ वाली थी, ध्यान रख के चलो। कुछ नहीं, टोटल मार्क दिया हुआ है फिर आईसीआई ने, खत्म होगी कहानी इसकी, ठीक है। उसके बाद आएंगे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज इंड AS 12। चलो आगे बढ़ेंगे इंड AS 12 वाले क्वेश्चन के साथ। मैं आपको सारे क्वेश्चन है ना जो काम की बात है उतनी बताऊंगा। मतलब अब आरटीपी में सोल्यूशन देखोगे काफ़ी चीज़ों का बहुत डिटेल दिया हुआ है, बहुत ज्ञान वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी समराइज्ड फॉर यू, जिससे आपके लिए फ्यूचर में भी चीज़ आसान हो जाए, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर वी आर डूइंग दैट। अब क्या बोलता है सुनना, एक्स हैज 2 होली ओन्ड सब्सिडरीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, कंपनी हैज एक्वायर्ड 100% ऑफ दिस इक्विटी। मतलब अपने पास होली ओन्ड सब्सिडरीज है, ये ए इज 1 सब्सिडरी, बी इज 1 सब्सिडरी और एक्स लिमिटेड पेरेंट का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें मैं जो रिक्वायर्ड पार्ट एक बार पहले पढ़ लेता हूँ, क्या बोलता है सुनना। ऑन प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस ऑफ एक्स लिमिटेड, सीएफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, एसएफएस में क्या करना है उसका बात नहीं कर रहा है। वुड अ डिफर टैक्स लाइबिलिटी बी रिकॉर्डेड फॉर द डिफरेंस इन द कैरिंग वैल्यू एंड टैक्स बेस ऑफ ए लिमिटेड। सब एक सब्सिडरी ए थी, एक सब्सिडरी बी थी, तो बोलता है ए को लेकर कोई डिफर टैक्स लाइबिलिटी वगैरह रिकॉर्ड करना है क्या सीएफएस के अंदर, ठीक है। अज्यूम नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड, ठीक है। इस लाइन का इंप्लीकेशन क्या, आई विल टेल यू। फिर बोलता है वुड अ डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बी रिकॉर्डेड फॉर द डिफरेंस इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ टैक्स बुक्स ऑफ बी लिमिटेड इन सीएफएस। तो बी को लेकर भी कोई सीएफएस में डिफर्ड टैक्स क्रिएट करना है क्या। अज्यूम नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, वेरी गुड सर। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, क्या बोलता है सुनना। जब हमने ए को खरीदा तो इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख रुपए का। अब ऑफकोर्स ये जो सब्सिडरी है इसने लॉस किया, लॉस किया, लॉस किया, तो जब लॉस करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिर जाती है। अब अगर मैं एसएफएस में बात करूं, मान लो एक्स की अगर मैं एसएफएस की बात करता तो एसएफएस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखता है, बराबर। एसएफएस की बात करें तो ऐसा दिखता, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड। बट यहां जब नीचे डिफर्ड टैक्स का बात किया तो एसएफएस का बात नहीं किया, सीएफएस का पूछा है। तो एसएफएस में क्या होना चाहिए था, मैं वो डिस्कशन ही पूरा अवॉइड करूंगा, बराबर। अब होता क्या है सीएफएस में, सीएफएस में वी डोंट शो द इन्वेस्टमेंट, हम दिखाते हैं नेट असेट्स ऑफ ए इंक्लूडिंग गुडविल, ये तो करते हैं हम। सीएफएस में हम सब्सिडरी के सारे नेट असेट और जो उस एक्वेशन पे गुडविल अराइज हुआ हम उसको दिखाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट को नहीं दिखाते, बस आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये बात अपने समझ में आ गई सर, ओके सर। अब नेट असेट्स ऑफ ए कितने होंगे, तो 5 लाख था। जैसे जैसे सब्सिडरी लॉस करेगा ना, अपने नेट असेट की वैल्यू गिरते हुए चलेगी, ठीक है। तो वो ये माइनस करते करते करो एक बार, 5 लैक्स माइनस 50,000 माइनस 60 माइनस 70, तो अपने नेट असेट्स की वैल्यू उस सब्सिडरी में 3,20,000 की हो चुकी है, ठीक है। अपने को मेन कैरिंग अमाउंट चाहिए होता है, टैक्स बेस चाहिए होता है, फिर डिफरेंस के ऊपर अपन डीटीए डीटीएल निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ टैक्स रेट मिसिंग है, ओके, टैक्स रेट इज मिसिंग, जस्ट रिमेंबर दिस। तो हम डिफर्ड टैक्स का अमाउंट नहीं बता पाएंगे, डिफर्ड टैक्स असेट की लायबिलिटी वो जरूर बता देंगे। तो फिलहाल अगर मैं ए का बात करूं, द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट एज ऑन टुडे इज 3,20,000, ठीक है। अच्छा, बी के लिए भी बोला हुआ है, बी का अपन बाद में पढ़ते हैं। As at 31st March 14, standalone financials of X, future projection of company A being negative, entire investment was impaired by 5 lakhs। बोलता है भाई तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, सॉरी तुम्हारे नेट एसेट की वैल्यू तो गिर चुकी है, प्लस फ्यूचर प्रोजेक्शन इतना खराब है उस ए लिमिटेड के कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट इंपेयर हो चुका है। मतलब एक्चुअली आपका अकाउंट्स में वैल्यू 320 भी नहीं बचा आज के समय पे, आज के समय पे बचा नील, पूरा 5 लाख इंपेयर हो चुका है, बराबर। वो लॉस के थ्रू वैल्यू गिरना हो या बाकी जो बचा हुआ वैल्यू है वो पूरा जीरो हो जाना हो, वो पूरा इंपेयर हो चुका है, तो आपका कैरिंग अमाउंट नील है। नाउ व्हाट अबाउट द टैक्स बेस। अब टैक्स बेस में क्या बोलता है सुनना, आपका टैक्स बेस 5 लाख ही रहेगा, वो आगे वाली लाइन की वजह से। द सेम वाज डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड जुरिडिक्शन, ठीक है। क्या बोलता है सुनना, अच्छा आगे पढ़ लो। फर्दर इन द सीएफएस ऑफ एक्स नेट असेट्स इन रिलेशन टू ए वाज फुल्ली इंपेयर्ड, वो क्लैरिफाई कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी इंपेयर्ड है, नेट असेट भी इंपेयर्ड है। अब टैक्स में क्या करना है, इन द सॉरी ऊपर था, सेम वाज डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बोलता है इनकम टैक्स में ऐसा कोई इंपेयरमेंट बुक करने का अलाउड ही नहीं है आपको, बराबर। तो इनकम टैक्स में आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसी वैल्यू पे दिख जाएगा, मतलब आपका टैक्स बेस रहेगा 5 लाख, क्योंकि डिसअलाउ हो गया आपका इनकम टैक्स के अंदर, ध्यान रखना। तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था वही रह जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 5 लाख का आ गया। अब डीटीए बनेगा कि डीटीएल बनेगा, रेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, 30% का रेट अज्यूम करोगे तो 1,50,000 आएगा, बट रेट अवेलेबल नहीं है, कुछ मत करना उसको लेकर। अब आपको बस ये बताना है डीटीए की डीटीएल है, शॉर्टकट सिखाया था ना, नेट असेट्स इज लाइक असेट,
कैरिंग अमाउंट का मैं टैक्स बेस जाता है, ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग कैरिंग अमाउंट टुवर्ड्स टैक्स बेस, मुझे कैरिंग अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, बराबर। याद है क्या, वो रिमोट नहीं है मेरे पास, अब ये रहा रिमोट, हाँ। कैरिंग अमाउंट का मैं टैक्स बेस जाता है, कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस की तरफ लेके जाना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट बढ़ाना है और असेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ाना है, तो आपको डिफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है आपके लिए, सिंपल। सेम बात करेंगे हम नेट असेट ऑफ बी को लेकर, ठीक है, तो डीटीए क्रिएट होगा उस केस में। बी का बात कर लेते हैं। बी का देखो क्या हुआ है, 5 लाख इन्वेस्ट किया था, फिर आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो वो कितना हो गया, 5 लाख प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, तो आपका नेट एसेट ऑफ बी इंक्लूडिंग गुडविल हो चुका है 6.8 lakhs, ठीक है। एट 31st March बी हैज एक्सेस अर्निंग्स अवेलेबल विच वुड बी ट्रांसफर टू द होल्डिंग इन फ्यूचर बट इट कैन नॉट बी रीपैट्रिएटेड इन अ टैक्स फ्री मैनर। बोलता है जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस समझाने का ट्राई करता हूँ। बी जो भी अर्निंग्स कमाएगा वो पेरेंट को ट्रांसफर हो जाएगी, बट वो टैक्स फ्री मैनर में ट्रांसफर नहीं होएगा। जैसे सब्सिडी ने जो प्रॉफिट कमाया अगर पेरेंट को ट्रांसफर करना है तो ये टैक्स फ्री मैनर में पॉसिबल नहीं है, तो वो बोलता है इट कैन नॉट बी रीपैट्रिएटेड इन अ टैक्स फ्री मैनर। ट्रांसफर तो होएगा बट टैक्स फ्री मैनर में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो सर ट्रांसफर कैसे होएगा, सब्सिडी डिविडेंड बांटेगा तो पेरेंट को मिल जाएगा, बट वो डिविडेंड पे टैक्स भरना पड़ता है ना यार, तो टैक्स फ्री मैनर में नहीं हो सकता, ध्यान रखना। क्लियर है वाला पार्ट, यस। तो कैरिंग अमाउंट इज 680, टैक्स बेस अगेन 5 लाख ही रहेगा, टैक्स में कोई इंपैक्ट नहीं होता है सब चीज़ों का, टैक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे रहता है जो भी है, तो डिफरेंस आपका 1.8 lakhs है। अब यहाँ फर्क है, कैरिंग अमाउंट 680, टैक्स बेस कम है, कैरिंग अमाउंट कम करना है, असेट का कैरिंग अमाउंट कम करना है, तो यहाँ DTL क्रिएट होएगा, हियर अ DTL विल बी क्रिएटेड, मतलब ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो गया आपके लिए, पहला चीज। सेकंड, ये सबको समझा गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं एक एक्स्ट्रा बात करने जा रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा, इसमें क्या बोला था, अज्यूम नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अवेलेबल। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट होता तो इंडेक्सेशन में आपके टैक्स के वैल्यू पे इंपैक्ट आता है, मतलब मान लो इंडेक्सेशन दिया होता कि आपकी टैक्सेशन में कॉस्ट बढ़ जाएगी तो टैक्स बेस आपका बढ़ जाता, इंडेक्सेशन बेनिफिट होता। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ये पहला। तो DTA डिटेल क्रिएट होगा, ये चीज़ हो गई CFS में। अच्छा, नाउ अपन पता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर को लेकर इंडेस 12 में एक एक्सेप्शन सीखते हैं। अगर नहीं याद तो इंडेस 12 के नोट्स खोलना, नोट्स में जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ना, उस पर अपन एक्सेप्शन सीखते हैं कि मान लो ये डिफरेंस कभी रिवर्स ही नहीं हो सकता। वो रिवर्स कब नहीं होगा, मान लो आप ये सब्सिडरी को नहीं बेचोगे या फिर सब्सिडरी को आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं दोगे, बराबर। तो अगर वो दो कंडीशन मीट कर जाती है तो फिर आपको डिफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं करना है, तो वो भी मेंशन कर देना कि अगर ये रिवर्सल पॉसिबल नहीं है ड्यू टू दीज 2 रीजंस तो आप डिफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं करोगे, जो भी है, बस दैट्स इट, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, सिंपल, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। फिर आएगा इंडेस 23 का क्वेश्चन नंबर 9। ये सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड जो अपन पढ़ चुके हैं, बट मैं कंसेप्ट आपको फटाफट से गो थ्रू करवा दूंगा, सुनना। एस लिमिटेड फाइनेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट विद एन इंटर कंपनी लोन टेकन फ्रॉम इट्स पेरेंट। ये ग्रुप बोरिंग्स को लेकर है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया या वाइस वर्सा, व्हाटएवर इट इज। तो एस ने क्वालिफाइंग एसेट का कंस्ट्रक्शन किया, लोन इंटर कंपनी पेरेंट से, अपने खुद के पेरेंट से लोन लिया एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। P in turn has obtained the said loan from a bank. पेरेंट ने भी किसी से लोन लिया ही है, ठीक है, एट द सेम रेट ऑफ 7% फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इट टू S. ओके, बोलता आगे, स्टेट हाउ विल द लोन बी ट्रीटेड इन द SFS ऑफ S and P एंड CFS ऑफ P लिमिटेड। बड़ा सिंपल सा सुनना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको ज्ञान देकर आना है इसके अंदर, ठीक है। अब है क्या, पहले P का बात करता हूं मैं, SFS का बात कर रहा हूं P के, ठीक है। P ने क्या किया, P ने बैंक से लोन लिया, लोन टेकन, ठीक है, फ्रॉम बैंक। अब अगर लोन लोगे और आपने इसको क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा किया तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। क्या इसने क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा किया, नहीं, इसने लोन दे दिया, लोन गिवन टू S। क्या लोन लेकर लोन देना, क्या किसी को लोन देना क्वालिफाइंग एसेट का खर्चा होता है क्या, नहीं। तो SFS पॉइंट ऑफ व्यू से नो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। आप कंसेप्ट समझने का ट्राई करना, ये पहली चीज। अच्छा, अब S के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, S के SFS में इसने लोन लिया, हाँ सर लोन लिया, और क्या इसने क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा किया, हाँ खर्चा किया, तो ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकता है। ये सिंपल सी चीज़ हो गई। अब मैं बात करूंगा CFS की। जब मैं P लिमिटेड के CFS की बात करूंगा तो CFS में ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, ग्रुप ने लोन लिया है, लोन टेकन। अच्छा, ग्रुप ने लोन कितने पे लिया, एट 7%, ठीक है। और ग्रुप ने क्या क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा किया, इसमें ये मत देखो P ने क्या किया, इसने क्या किया। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर से बैंक से लोन आया है, बराबर, और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा हुआ है, यस। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होएगा कितने परसेंट पे, 7% पे, सिंपल है। अब इसमें एक मैं एक्स्ट्रा चीज मेरे एंड से आपको बता के रख रहा हूं जो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट किसी क्वेश्चन में आ सकता है। सुनना, हुआ क्या, मान लो P ने लोन लिया 7% पे, ऐसा मान लो, ये तो हुआ ही है, और
लोन एस को जब दिया इंटर कंपनी में तो मान लो 9% पे दिया, बैंक से लोन 7% पे लिया है और अपन ने सब्सिडी को लोन 9% पे दिया है। तो जब ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैपिटलाइज करोगे ना, तो कैपिटलाइज 7% पे करेंगे या 9% पे? तो ध्यान रखना, ये जो 2% का एक्स्ट्रा चार्ज किया है ये तो इंटरनल कमाई हुई इनकम है, बराबर। ग्रुप को लोन कितने का पड़ा है? ग्रुप को लोन 7% का ही पड़ा था, तो आप कैपिटलाइज 7% ही करना। मतलब मान लो पेरेंट ने कम रेट पे लिया और सब्सिडरी को ज्यादा रेट पे चिपका दिया, बराबर। तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कैलकुलेशन होगी, देखो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू सब्सिडरी कैपिटलाइज कर सकता है जितना उसको लगा रहेगा 9%, बट ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 7% ही कैपिटलाइज करना, नॉट 9%। मतलब जो रेट पे लोन मिला है बाहर से उस रेट पे कैपिटलाइज करेंगे आप, सिंपल, डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया ये वाला पार्ट। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो क्या बोलते हैं इंडेक्स 38 का। ये भी एलडीआर नहीं है। ए लिमिटेड इंकर्ड, इसमें एलडीआर क्या था पता है? जो आपने ने बिजनेस कॉम्बिनेशन सॉरी कंसोलिडेशन वाला किया ना, इसको एलडीआर मार्क करना करवाया था मैंने, यस। हाँ, नीचे आ रहा हूँ वापस से, इनटेंजिबल एसेट वाला सुनना। ए लिमिटेड हैज इंकर्ड 1 लाख ऑफ रिसर्च। अच्छा, इसमें ना पहले लास्ट लाइन पढ़ लो, व्हाट कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज। बी क्या क्या कैपिटलाइज करेगा उसका पूछा है, ठीक है। अब चालू ए से किया है, ए हैज इंकर्ड 1 लाख ऑफ रिसर्च एक्सपेंडिचर, रिसर्च का खर्चा करोगे पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो ये तो पीएनएल में चला गया। आगे, टू डेवलप अ न्यू टाइप ऑफ फ्यूल, बी परचेजेस द रिसर्च प्रोजेक्ट। जब आप किसी और का रिसर्च प्रोजेक्ट एक्वायर करते हो तो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। क्या बोलता सुनना, दैट हैव बीन रजिस्टर्ड बाय ए फॉर 1,50,000 एंड रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट। यस, तो बराबर किया उसने। तो मैं बोलूंगा जो एक्वायर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो एक्वायर्ड रिसर्च है 1.5 लाख का, ये क्या करोगे आप? कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। इसमें दो पार्ट में बांट देता हूं, कितना कैपिटलाइज और कितना एक्सपेंस आउट। तो एक्वायर्ड रिसर्च यू विल कैपिटलाइज। अच्छा, एक रिसर्च एक्वायर करने के बाद अगर आपने खुद से कुछ और खर्चे किए रिसर्च में, वो पीएनएल में जाएगा। देखो, रिसर्च एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने खुद कोई रिसर्च का खर्चा किया, सेल्फ डन रिसर्च एक्सपेंस, वो पीएनएल में जाएगा। और खुद कोई डेवलपमेंट किया तो वो कैपिटलाइज होएगा। तो यहां भी ऐसे ही होएगा। सब्सिक्वेंटली बी इंकर्स 2 लाख ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कंप्लीटिंग द रिसर्च फेज। बोलता है ये रिसर्च फेज जो आपने एक्वायर किया, इस पे आपने खुद भी कोई खर्चे किए रिसर्च फेज के। ओन रिसर्च फेज का जो खर्चा होता है ना, ओन रिसर्च फेज का खर्चा, वो आप पीएनएल में डालोगे, दैट इज 2 लाख। आगे, एंड डिसाइड्स टू डेवलप द प्रोडक्ट कमर्शियली, इट इंकर्स फर्दर 3 लाख ऑफ कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट टू अ स्टेज वेयर कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग डेवलपमेंट कॉस्ट आर मेट। 3 लाख का खर्चा किया डेवलपमेंट फेज तक पहुंचने के लिए। देखो, डेवलपमेंट फेज में पहुंचने के बाद जो खर्चा करोगे वो कैपिटलाइज होएगा, बट डेवलपमेंट फेज तक पहुंचने के लिए जो खर्चा किया वो पीएनएल में जाएगा। तो ये जो खर्चा ये भी पीएनएल में जाएगा, 3 लाख रुपए का, ठीक है। आगे फिर बोलता है फर्दर कॉस्ट ऑफ 1 लाख आर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इनटू अ कंडीशन वेयर इट इज रेडी फॉर यूज। अब एक बार डेवलपमेंट फेज आ गया, उसके बाद आपने 1 लाख का खर्चा किया, वो इधर आएगा। सॉरी, 1 मिलियन का खर्चा किया, 1 मिलियन नॉट 1 लाख। येड़ा बनाने वाले थे इन लोग मेरे को। 1 मिलियन 10 लाख का खर्चा किया। आगे, मार्केटिंग कॉस्ट एंड इनिशियल लॉसेस। देखो, मार्केटिंग और इनिशियल भले डेवलपमेंट फेज में करो, बराबर, वो हमेशा एक्सपेंस आउट ही होता है, तो 2 लाख यहाँ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। अब पूछा क्या है, हाउ मच कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज तो आप सिर्फ 11.5 लाख कर सकते हो। ऑफकोर्स रीजनिंग के साथ प्रॉपर स्टेटमेंट में इंडेक्स का रेफरेंस देकर आंसर करना। क्लियर? यस, डन। 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये करने के पहले एक 1 मिनट का ब्रेक ले ले, फिर कंटिन्यू करते हैं। मतलब मैं ले लूंगा, मैं तो वीडियो पॉज ही कर रहा हूँ वैसे, ऐसा ठीक है। देख लो क्वेश्चन क्या बोलता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 10 ZX कंपनी ओरिजिनेट्स। अभी इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरिजिनेट मतलब लोन लिया है कि दिया है, ये नहीं समझ आता। तो इनका जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज गिवन। अरे सर, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? दुआ करो वर्ड ठीक करके डाले, ठीक है। एनीवेज, और थोड़ा हिंट्स भी आगे जाके कि हमने कोई फी चार्ज किया है बोरोवर को, तो बोरोवर कोई और था, हमने पैसा दिया है, ठीक है। तो हमारे लिए बेसिकली फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। 6% रुपीज 1 लाख का लोन, ठीक है। द लोन कैरीज एट एन एनुअल रेट ऑफ 6% पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लोन इज पेबल एट पार एट द एंड ऑफ ईयर 10, ठीक है। ZX चार्जेस रुपीज 3,000 नॉन रिफंडेबल लोन ओरिजिनेशन फी। नाउ इंपॉर्टेंट, ZX चार्जेस, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम इंकर नहीं कर रहे। मतलब हमने लोन दिया है, हम ये खर्चा नहीं कर रहे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये हम बोरोवर से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे। मतलब दिस इज लाइक अ इनकम फॉर अस, इनकम की तरह है हमारे लिए टू दी बोरोवर। एंड इट ऑल्सो इंकर्स 5,000 इन डायरेक्ट लोन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। तो ये खर्चा है हमारे लिए, ये एक्सपेंस की तरह। दिस इज लाइक अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब यहाँ दो खर्चे, एक खर्चा हम कर रहे हैं, एक खर्चा हम कमा रहे हैं, ठीक है।
द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द बोरोवर हैज एन ऑप्शन टू प्रीपे द इंस्ट्रूमेंट एंड दैट नो पेनल्टी विल बी चार्ज फॉर प्रीपेमेंट, प्रीपेमेंट का ऑप्शन है, बराबर। द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द SPPI क्राइटेरिया, वो अपना टेस्ट करते हैं ना अपन, CCFC टेस्ट वाला, वो सब मीट करता है वो, ठीक है। एट इंसेप्शन ZX, ये क्यों बोला बताया हुआ अपने को, बेसिकली ये उसका हिंट है कि आप ACM मेथड फॉलो कर लेना, एमोटाइज कॉस्ट मेथड। एट इंसेप्शन ZX एक्सपेक्ट द बोरोवर नॉट टू प्रीपे, मतलब ये जो प्रीपेमेंट ऑप्शन है ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रीपेमेंट ऑप्शन इज लाइक एम्बेडेड डेरिवेटिव, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अंदर सीखते हो कि अगर कोई प्रीपेमेंट ऑप्शन है तो प्रीपेमेंट ऑप्शन होना इज लाइक एम्बेडेड डेरिवेटिव, बट इसकी वैल्यू इज निल, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रीपे होने ही नहीं वाला है, ठीक है। EIR आपको दिया हुआ अलग से, ठीक है, 5.7317%। अब आप बोलोगे सर EIR और कूपन अलग क्यों है, क्या ये रिलेशन है इसके अंदर, दोनों के अंदर, दोनों पार्टी के बीच, नहीं। क्या ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, नहीं। क्यों कंपाउंड फाइनेंशियल नहीं है, कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है, ना ही कोई लेवल 1 इनपुट का बात किया है, तो सर कूपन और EIR अलग क्यों है, ये बता चुका था मैं। अगर प्रीमियम, डिस्काउंट या ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है ना तो भी कूपन EIR अलग होता है, ये आपको सबसे शुरुआत में मैंने बताया था। तो कूपन EIR अलग होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, या तो CFI है, या फिर रिलेशनशिप है, या लेवल 1 है, इन 3 केस में हम फेयर वैल्यू कंप्यूट करते हैं। बट ऐसा भी पॉसिबल है इन तीनों में से कुछ भी नहीं था, बट प्रीमियम, डिस्काउंट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से भी कूपन EIR अलग होता है, इस केस में हम फेयर वैल्यू अज्यूम करते, बट कूपन EIR स्टिल कैन बी डिफरेंट ईयर, ठीक है, ध्यान रखना। पूछता है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड व्हाट इंपैक्ट डज द प्रीपेमेंट फीचर हैव ऑन द एमोटाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेशंस। मैं बोलूं प्रीपेमेंट का, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो होने वाला है ही नहीं, तो देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑफ दिस। अब आपको सिर्फ डे 1 पे कैरिंग अमाउंट निकाली है, बट इन्होंने डे 1 की कैरिंग अमाउंट तो निकाली है, साथ में 10 साल का LAT भी बना के दिया हुआ है। तो मैं बता दूं आपको किस तरीके से करेंगे अपन इसको, ठीक है, फटाफट से आ जाओ मेरे साथ में। इधर मैं आपको शॉर्ट में करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहला आपका रहेगा स्टेप नंबर 1, दैट इज कैश फ्लोस, ठीक है। अब ये फिनेंशियल असेट है अपने लिए, हम ZX लिमिटेड है जो भी है, ठीक है। ईयर 0 में कैश फ्लो क्या रहेगा, आपने 10 लाख का, सॉरी 1 लाख का लोन किसी को दिया है, तो ये आपका आउटफ्लो रहेगा। बट डे 1 पे और भी कुछ हुआ है, आपने कितना इनकम चार्ज किया था, 3000 का नॉन रिफंडेबल फी चार्ज किया है, तो 3000 इज लाइक अ इनफ्लो फॉर यू, बराबर। और आपने 5000 का खर्चा इंकर किया, तो 5000 आपके लिए आउटफ्लो की तरह है। तो बेसिकली डे 1 पे आपका ईयर 0 में कितना हुआ है, 1 लाख नेगेटिव था, 5000 में नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव आपका 3000 का इनफ्लो है, तो आपका होएगा नेट नेट में 1,02,000 का आउटफ्लो, ये आपका ईयर 0 का, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो आप इनकम कमा रहे हो ये P&L में बुक मत करना, फाइनेंशियल असेट से एडजस्ट करना। ये जो खर्चा कर रहे हो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे, ये P&L में बुक मत करना, डे 1 पे हम फाइनेंशियल असेट की वैल्यू से एडजस्ट करेंगे, ताकि वो EIR के फॉर्म में पूरा ओवर द पीरियड बुक हो, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ईयर 1 से लेकर 10 तक 6% का कूपन रहेगा, 6% का कूपन फेस वैल्यू पे लगेगा, फेस वैल्यू ऑफ द लोन इज 1,00,000 रुपया, तो 6,000 पर एनम, और 10th ईयर के एंड पे 1,00,000 का आपका रहेगा इनफ्लो ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब आएगा अपना स्टेप नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट। अब बुद्धिमानी वाली बात है, रिलेशन CFI लेवल 1 नहीं है, तो आप फेयर वैल्यू इज इक्वल टू योर ट्रांजेक्शन प्राइस। ट्रांजेक्शन प्राइस मतलब जो डे 1 का आउटफ्लो या इनफ्लो होता है वो, दैट इज 1,02,000। एक ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका आप ऐसा भी बोल सकते हो, फाइनेंशियल असेट का वैल्यू 1,00,000 था, अब जब आप खर्चा करते हो तो असेट का भी डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस, जैसे आपने 5,000 खर्चा किया तो वो ऐड हो जाता है। बट जब आप इनकम कमाते हो, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर इनकम को असेट से एडजस्ट करना है तो आपको लेस करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, सर खर्चा था वो तो ऐड कर दिया, इनकम लेस किया, वो क्यों, क्या आप बता रहा हूं मैं आपको, तो उससे भी आपको सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। सर अगर मैं अज्यूम ना करूं, मैं कंप्यूट करूं, तो आप कंप्यूट भी कर सकते हो, ये सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को EIR पे डिस्काउंट करके, तो भी सेम ही आंसर आएगा, बट शॉर्टकट बता रहा हूं आपको मैं। तीसरा आपका EIR इज इक्वल टू जो भी आपका था 5.731%, और चौथा LAT, ठीक है। 1 साल का बना के दिखा देता हूँ, ईयर 1 का, और ईयर का डेट्स वगैरह दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है ना, तो 31 मार्च 11 जो भी है, 31 मार्च 11 का आपका ओपनिंग रहेगा 1,02,000, इंटरेस्ट एट द रेट 5.731% लगेगा, रीपेमेंट आपका कूपन के हिसाब से होएगा, दैट इज 6,000, और आपको मिलेगा क्लोजिंग,
बस इतना आपका काम हो जाएगा बराबर। तो मैं निकाल देता हूँ 1,02,000 इंटू 5.7317%। 5846 ले लो रीपेमेंट, ये आपका हो जाएगा 101,846। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस हो गया। इतना ही करना है आपको, ऐसे 10 साल का बना देना भाई, बाकी मैं होमवर्क लिख देता हूँ, कुछ नहीं और। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रीपेमेंट का कुछ करना ही नहीं आपको इस क्वेश्चन में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो गया, देखा कैसे फटाफट निकल रहा है सब कुछ, है ना। इंडेस 115, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, क्या बोलता है सुन लो। एक्स लिमिटेड अग्रीज टू प्रोड्यूस, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमको, 2000 कस्टमाइज्ड इंजन फॉर यूज बाय कस्टमर ए। कस्टमर ए ने हमको ऑर्डर दिया है 2000 कस्टमाइज्ड इंजन बनाने का है, मतलब यहाँ सर्विस नहीं, यहाँ गुड्स है। ठीक है, एक्स कंक्लूड दैट इंजन विल ट्रांसफर टू कस्टमर ए ओवर टाइम। उसने कंक्लूड कर दिया कि ओवर टाइम इंजन जाने वाला है। क्यों? बिकॉज उसका रीजन दिया हुआ है, देर इज नो ऑल्टरनेटिव यूज टू एक्स। मतलब अगर कस्टमर रिजेक्ट कर देगा तो एक्स का कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है सारे कस्टमाइज इंजन को लेकर। एंड कस्टमर इज कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिगेटेड टू पे एक्स फॉर एनी फिनिश्ड और इन प्रोसेस इंजन इंक्लूडिंग अ रीजनेबल मार्जिन इफ कस्टमर ए टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, हमने पढ़ा था हम कभी भी रेवेन्यू ओवर द पीरियड का बुक करेंगे जब वो तीन में से किसी एक केस में फॉल करेगा। उसमें थर्ड केस क्या था, आप चाहिए तो स्टेप नंबर 5 देखना 115 में, उसमें मैंने सिखाया था कंट्रोल कैसे ट्रांसफर हो रहा है। कंट्रोल ओवर द पीरियड ट्रांसफर कब होएगा, जब वो तीन केस था, तीन में से एक मीट करना है। तो उसमें लास्ट वाला केस यही था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन पे आप उससे जितना भी कॉस्ट है, जितना भी कॉस्ट है वो प्लस अ रीजनेबल मार्जिन, अगर ये आप उससे रिकवर कर सकते हो, एंड इफ इट इज ऑफ कस्टमाइज्ड नेचर, असेट इज ऑफ कस्टमाइज्ड नेचर, अगर ये दोनों मीट करता है तो कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है ओवर टाइम, और फिर रेवेन्यू भी बुक करोगे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल, तो ये बस इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। ठीक है, आगे। एक्स लिमिटेड ऑलरेडी हैज द प्रोसेस इन प्लेस टू प्रोड्यूस द इंजन्स and is design given by the customer such that X does not expect to incur significant learning curve. Okay, मतलब there is no learning curve। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट इंजन बनाया तो उससे सेकंड में टाइम बचेगा, उतना ही टाइम हर इंजन बनाने में लगने वाला है। ठीक है, आगे। X Limited uses a method of measuring progress towards complete satisfaction of its manufacturing contract that accounts for the work in progress। ठीक है, काम का नहीं था required। अब चाहता क्या सुनो, state whether 2000 engines are distinct in nature or not। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट, जब आप 115 पढ़ते हो तो उसमें बोलता है आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, उसमें एक डेफिनेशन दिया हुआ है डिस्टिंक्ट का। मैं आपको आसान भाषा में समझाने का ट्राई करता हूँ। मुझे बताओ, आप कस्टमर ने 2000 इंजन मंगाया है, क्या कस्टमर हर एक इंजन को अलग से यूज कर सकता है क्या? यस, मैं बोलूँ ईच इंजन कैन बी यूज्ड सेपरेटली। सर कैसे? मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मैकबुक मंगाया, 1 लाख मैकबुक मैंने ऑर्डर दिया है, अब मैं हर एक मैकबुक को तो अलग से यूज कर सकता हूँ ना, बराबर। पहली, सेकंड, क्या 2000 इंजन की आपस में कोई इंटरडिपेंडेंसी है क्या बनाने में या यूज करने में? जैसे इधर एक हिंट दिया था कि आप जब पहला इंजन बनाओगे तो उसके कोई लर्निंग कर्व का एडवांटेज अगले इंजन में नहीं मिलने वाला। सिमिलरली, मतलब देयर इज नो इंटरडिपेंडेंसी ओवर दी इंजन्स, हर एक इंजन सेपरेट है, हर एक इंजन अलग से यूज हो सकता है। तो मैं बोलता हूं नो इंटरडिपेंडेंसी, दे आर नॉट इंटररिलेटेड, नो इंटरडिपेंडेंसी। जब ये कंडीशन मीट हो जाती है ना, तो द प्रोडक्ट्स आर अज्यूम टू बी डिस्टिंक्ट, मतलब वो अलग अलग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, बट है तो सारे के सारे इंजन। ठीक है, इसका भी एक पॉइंट है। तो डिस्टिंक्ट है या नहीं बोलने का है, तो डिस्टिंक्ट का पहले 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, ये मैंने आसान भाषा में बताया आपको, कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर, बता देने का डिस्टिंक्ट है। अब बोलता है स्टेट वेदर 2000 इंजन इज अ सिंगल पीओ और ईच इंजन इज अ सेपरेट पीओ। अब आप बोलोगे सर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब सब अलग अलग है, तो अलग अलग है तो ये सारे 2000 अलग अलग पीओज है? नहीं, इसमें एक और पॉइंट है, भले ही ये सारे प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट है, बट इफ दे हैव द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर, याद है क्या, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हैविंग द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर? है तो सारे के सारे इंजन ही, बराबर। पहला वाला भी इंजन है, दूसरा वाला भी इंजन है, ये 2000 के 2000 सेम टू सेम इंजन है, तो और एक ही तरीके से एक ही कस्टमर को देते हुए चलना है अपने को, तो दे आर हैविंग द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर। इट इज जस्ट लाइक मी टेकिंग अ मैगजीन का सब्सक्रिप्शन, तो 365 डेज मुझे रोज नया मैगजीन मिलेगा। ईच एंड एवरी मैगजीन इज नॉट इंटरडिपेंडेंट, वो अलग अलग मैं यूज कर सकता हूँ, किसी दिन पढ़ूँ किसी दिन नहीं पढ़ूँ, मैं आई कैन यूज इट सेपरेटली, बट दे आर द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर। तो किसी भी चीज का अगर सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर होता है तो यू इफ यू वांट यू कैन ट्रीट इट लाइक अ सिंगल पीओ। क्यों? मैं बोलूंगा 2000 इंजन्स
हैव सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर। तो इसको आप सिंगल पीओ भी मान सकते हो, ध्यान रखना। ऑफ कोर्स केस टू केस बेस पे डिफर कर सकता है, बट एनीवेज इतना ही है इसके अंदर। डन डन, आगे बढ़ेंगे। इन डैश 20, इसका क्वेश्चन एलडीआर मार्क करना। दिस इज एलडीआर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से देख लो क्या कहने का ट्राई करता है, ठीक है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड द इक्विपमेंट फॉर 100 lakhs। यूजफुल लाइफ दिया हुआ है कितना, 10 साल का यूजफुल लाइफ दिया हुआ है। रेसिडुअल वैल्यू नील है, डेप्रिसिएशन एसएलएम है। एनकरेज द एक्विजिशन, गवर्नमेंट विल ग्रांट टू ए टुवर्ड्स द परचेज ऑफ इक्विपमेंट एज फॉलोज। इफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट टारगेट्स आर अचीव बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ए विल रिसीव अ ग्रांट ऑफ 10 लाख, 10 लाख का ग्रांट मिलेगा। इन ऑल अदर केसेस इट विल रिसीव अ ग्रांट ऑफ 5 lakhs ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज ऑन द एंड ऑफ ईयर 1 एक्सपेक्ट टू रिसीव अ ग्रांट ऑफ 10 lakhs। हमको लगा था हमको ग्रांट 10 लाख का मिलेगा एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 2। अब एक इधर रेक्टिफिकेशन करना, लिखा बिगनिंग है लेकिन जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है वो एंड के हिसाब से दिया हुआ है। ये मान के कि डेटा एंड पे दिया हुआ है। अब इसके लिए मुझे मत बोलना जय हो ICAI, ठीक है। एनीवेज, तो एट द एंड ऑफ ईयर 2 एंड कर देना उसको। ए हैज रिवाइज द असेसमेंट इन लाइट ऑफ डेवलपमेंट एंड नाउ एक्सपेक्ट्स दैट इट विल ओनली रिसीव अ ग्रांट ऑफ 5 lakhs। पहले लग रहा था 10 लाख का ग्रांट मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड पे लग रहा है 5 lakhs का ग्रांट मिलेगा। तो जिस दिन आपका एस्टिमेट चेंज हो उस दिन आप एक एंट्री मारोगे। अब उसकी कैलकुलेशन इज समथिंग विच इज न्यू। ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है बट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं था, अब क्वेश्चन अपन करेंगे। देयर वर नो एरर्स इन द एस्टिमेशन। बोलता है पहले जो 10 लाख का एस्टिमेट था कोई गलती नहीं थी। एस्टिमेट में गलती थोड़ी ना होती है। ए हैज असेस्ड एंड कंक्लूडेड द ग्रांट इज इन द नेचर ऑफ grants related to asset. A presents the grant related to asset in the balance sheet by deducting the grant in calculating the carrying amount. asset वाले ग्रांट को ट्रीट करने के दो तरीके, या तो अलग से बुक करो DGG या फिर asset की वैल्यू से रिड्यूस कर दो। इन्होंने बोला asset की वैल्यू से रिड्यूस करेंगे, ठीक है। हाउ इज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू asset इज अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अब ये चेंज का इफेक्ट कैसे देंगे, हम सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। पहला मैं केस बनाऊंगा, केस 1, जहां मेरा अजम्पशन था कि मेरे को 10 लाख का ग्रांट मिलेगा। ऑफकोर्स ये एस्टिमेट मेरा ईयर 2 के बाद चेंज हुआ है, ईयर 2 के एंड पे चेंज हुआ है। तो पहले तो एस्टिमेट था ग्रांट कितने का मिलेगा, 10 लाख का मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे डे 1 की वैल्यू क्या थी असेट की, इट वाज 100 lakhs। ग्रांट जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो हम इसमें से लेस करेंगे, दैट इज 10 lakhs आप कर दो लेस, तो कितना बचेगा 90 lakhs। ये नेट वैल्यू हो गई डे 1 पे, ठीक है। और लाइफ कितनी है आपकी 10 years, और SLM मेथड फॉलो करना है, ये तो पता है अपने को, ठीक है। तो मैं माइनस करूंगा ईयर 1 का डेप्रीसिएशन, तो कितना रहेगा 9 lakhs, और मैं माइनस करूंगा ईयर 2 का डेप्रीसिएशन, बिकॉज जो भी चेंज हो रहा है ईयर 2 के एंड पे हो रहा है, तो मैं ईयर 2 डेप्रीशिएट कर देता हूं। तो ऐसे करते करते मेरी जो कैरिंग अमाउंट बचेगी एट दी एंड ऑफ ईयर 2, दैट विल बी हाउ मच, 72 lakhs। ये मेरा कैलकुलेशन था, अज्यूमिंग कि मेरा एस्टिमेट ग्रांट मुझे कितने का मिलेगा, 10 लाख का मिलेगा। अब एस्टिमेट रिवाइज हो गया, अब बोलते हैं ग्रांट 10 का नहीं 5 का मिलेगा, मतलब 5 लाख का ग्रांट आपने ज्यादा बुक कर लिया बेसिकली। तो सर क्या करेंगे, जब ग्रांट मिला था तो असेट की कॉस्ट से माइनस किया था। अब जब आपका ग्रांट का वैल्यू कम हो गया तो असेट की कॉस्ट से एडजस्ट करना पड़ेगा, बट असेट की कॉस्ट से कितना एडजस्ट करेंगे, देयर इज वन कैलकुलेशन विच यू हैव टू डू, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था बट कैलकुलेशन हम पहली बार करेंगे, तो पहले मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको कंसेप्ट रीड करवा दूंगा मेरे कंसेप्ट बुक से, ठीक है। एक बार देख लो। अब जो आपका एस्टिमेट रिवाइज हो रहा है वो 5 लाख से हो रहा है। अब जब ग्रांट आपको अगर 10 लाख मिल चुका था तो ऐसा मान लो 5 लाख आपको एक तरीके से रिफंड करना है, या फिर जो ग्रांट आपने 10 लाख का बुक किया था, जैसे मान लो आपने ग्रांट मिलता है तो अपन बोलते हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और ग्रांट नहीं मिलता है तो अपन कैश बैंक के बदले यूज करते हैं वर्ड ग्रांट रिसीवेबल टू PP। मैंने डे 1 पे ये एंट्री मारी होगी, या तो पैसा रिकॉर्ड किया रहेगा पैसा आ गया तो, या फिर एक रिसीवेबल रिकॉर्ड किया रहेगा पैसा नहीं आया तो, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर 2 के एंड पे आप अपना कैश बैंक का रिसीवेबल जो भी है वो कम कर लो। तो मैं बोलता हूं टू ग्रांट रिसीवेबल, वो मैं कम कर लेता हूं, मानता हूं पैसा नहीं आया था, तो वो 5 लाख से कम हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉजिक क्या बोलेगा, सर ये 5 लाख से कम होगा और PP 5 लाख से बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपका PP 5 लाख से नहीं बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा सुनना। अगर मान लो इस एस्टिमेट के बारे में आपको डे 1 से ही पता होता तो कैलकुलेशन क्या होती, सर हम रेट्रोस्पेक्टिव क्यों करेंगे, डे 1 से पता होता तो हम तो पर्सपेक्टिव इफेक्ट लेते। भाई मैं इफेक्ट पर्सपेक्टिव ही लूंगा, बस एक कैलकुलेशन आपको पहले दिन से करनी होती है। सुनो, अगर मुझे पहले से पता होता 5 लाख का ग्रांट मिलेगा तो फर्क क्या होता, डे 1 पे 100 लाख का असेट, आप इसमें से 5 लाख माइनस करते बराबर, तो आपका नेट वैल्यू आता 95 lakhs। लाइफ इसकी होती 10 years।
तो डेप्रीसिएशन ईयर 1 का 9.5 लाख आता है, ईयर 2 का 9.5 लाख आता है डेप्रीसिएशन। और आपकी कैरिंग अमाउंट आज कितनी दिखती पता है? 76 लाख दिखती। मतलब अगर आपको 5 लाख के बारे में डे 1 से पता होता तो आपका असेट आज 72 के बदले 76 पे होता। मतलब आपकी असेट की वैल्यू कितने से बढ़ रही है? 4 लाख रुपए से। सर बाकी का 1 लाख कहां जाएगा? स्टैंडर्ड बोलता है यू विल एडजस्ट दिस इन अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। आप डेप्रीसिएशन एडजस्ट करोगे इसको 1 लाख को। क्यों? कहीं ना कहीं आपने 0.5 का डेप्रीसिएशन कम चार्ज किया ना, ठीक है, तो वो आप आज चार्ज करोगे। तो इसका देखो वापस से बता दूं, ऐसे मत सोचो सर आपने तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया, हमने तो सीखा इंडेक्स 20 में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। राजा इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव ही है, बस जो आपने पुराना जो डेप्रिसिएशन बुक कर रखा है वो कम बुक कर रखा है, उसको आज मैं ज्यादा बुक कर लूंगा। सर आज तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं, बिकॉज था ही नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन। अब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे बस 1 मिनट देना। ये देखो इंडेक्स 20 के नोट्स, देखो क्या बोलता है। इफ ऑन द रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट देन रिफंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट। रिफंड बोल दो या एस्टिमेट का चेंज बोल दो, असेट की वैल्यू बढ़ानी है। देखो क्या बोलता है, द क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएनएल टू डेट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन पीएनएल। इसका मतलब अगर ये रिफंड के बारे में डे 1 से पता होता तो कितना डेप्रिसिएशन आपका एक्स्ट्रा आता, एडिशनल डेप्रिसिएशन बोल दो उसको, वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आज ही आप चार्ज करोगे कहाँ? पीएनएल के अंदर। ऐसा तो वो मैंने कैलकुलेशन किया। मतलब ग्रांट आपका एक तरीके से 5 लाख से कम होएगा, बट असेट में पूरा 5 लाख एडजस्ट नहीं करना है, असेट में 4 लाख एडजस्ट करना, और 1 लाख आप डेप्रिसिएशन पीरियड में ट्रांसफर करोगे। ऐसा तो ये कैलकुलेशन ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। ऐसा अभी तक एक ही क्वेश्चन आया अपने पास। ओके, और वेरी गुड क्वेश्चन करके जाना प्लीज। आगे इंडेस 116 लीजेस, अगेन अ गुड क्वेश्चन। एलडीआर मत मार्क करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है सुन लो। मैं बता दूं किसको रिलेटेड है। दिस रिलेट्स टू लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स, ठीक है। क्या बोलता है सुनो। लेसी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द लेसर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का लीज एग्रीमेंट है, टू लीज अ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को लीज पे देंगे, ठीक है। लेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक फिक्स्ड एनुअल पेमेंट ऑफ 4,20,000 बराबर टोटल पेमेंट ऑफ 21 लाख ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हर साल 4.2 लाख पे करना है, 5 साल का 21 लाख हो जाता है। एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 4,20,000 एनुअल पेमेंट कंप्राइजेस ऑफ, क्या क्या कंप्राइज करता है देख लो। बिल्डिंग का रेंट, कॉमन एरिया मेंटेनेंस, अब बिल्डिंग का जो रेंट है दिस इज अ लीज कंपोनेंट, कॉमन एरिया मेंटेनेंस सर्विसेज दिस इज अ नॉन लीज कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा उसके अलावा 2 और चीज है, प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्डिंग इंश्योरेंस। अब येडे जैसा इसको भी नॉन लीज कंपोनेंट मत बोल देना, नहीं 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 नहीं, ये तो खर्चे, ये जो खर्चे ये दोनों में एलोकेट होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका 4,20,000 का बाइफर्केशन था। ये 4,20,000 में आप किसके लिए कितना कितना भर रहे हो, ठीक है। अब इसको सर हम दोनों में बाइफिकेट करें क्या? वो अलग से करने का जरूरत नहीं है, आप बस टोटल पेमेंट कितना है 4,20,000 का ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं बोल दूं बेसिकली दिस लीज पेमेंट ऑफ 4,20,000 आई एम मेकिंग फॉर 2 थिंग्स। आई एम मेकिंग फॉर 1 लीज component, बराबर, आई एम मेकिंग फॉर 1 लीज component that is the building rent, and I am also making for the maintenance service, that is the non lease component। बस अब क्या करेंगे, ये 4,20,000 को दोनों में आपको बांटना पड़ेगा। अभी इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट भी होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट मतलब क्या, कंपनी चूज करता है मेरे को नहीं बांटना है, मैं इसको पूरा का पूरा सिंगल लीज कंपोनेंट मान लेता हूँ, चूज कर सकता है। बट अगर वो चूज नहीं किया है 4,20,000 को दोनों में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे? जैसे पता है 115 में एसएसपी के रेशियो में बांटते, 116 में एसएलपी के रेशियो में बांटते। एसएलपी मतलब स्टैंड अलोन लीज पेमेंट के रेशियो में, एसएलपी के रेशियो में। तो उनका एसएलपी क्या है वो नीचे दिया हुआ है। लेसिस पर्सपेक्टिव द स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ बिल्डिंग रेंट इज 264, इसका स्टैंड अलोन 264 है। एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ मेंटेनेंस इज 96,096, तो ये एसएलपी है। कुछ नहीं, 420 को इसके दोनों के रेशियो में बांट दो। अच्छा ये बुद्धि मत लगाना सर, ये दोनों के एसएलपी का टोटल लगाओगे तो वो कितना आता है जरा करके देखो, 2,64 प्लस 96 इट कम्स टू 360। सर एसएलपी से बढ़कर चार्ज कैसे कर रहा है वो लीज रेंट? अरे भाई ये 2 चीज भी तो है, उसलिए वो लीज रेंट जाता है। बट एनीवेज आपको इसका दिमाग लगाना ही मत, टोटल ये पेमेंट है, इन दोनों में बांटना है अपने को एसएलपी के रेशियो में। तो अब एलोकेशन कैसे होएगा? अब रेशियो तो अपने को निकालना आता ही है। आप बोलोगे 4,20,000 इंटू 2.64 लैक्स डिवाइड बाय 3.6 लैक्स, और यहाँ भी 4,20,000 इंटू 96,000 डिवाइड बाय 3,60,000। बस आपको इतना ही करना है, ये डिवाइड बाय 360 इंटू, ये आपका आएगा 3,08,000, और ये आपका आएगा 1,02,000।
12,000, कुछ नहीं, इस पे लीज का अकाउंटिंग अप्लाई होगा, इस पे नॉर्मल जो एक्सपेंस का अकाउंटिंग वो अप्लाई होगा, खत्म। बोलता है हाउ द अबव पेमेंट्स आर एलोकेटेड एंड अकाउंटेड बैलेंस शीट, ये ज्ञान दे देना उनको, खत्म हो गया। अब आते हैं इंडेस 7 पे, अभी हो जाएगा, 5 मिनट में खत्म हो रहा है तुम्हारा आरटीपी, ठीक है, आ जाओ इधर। एन एंटिटी इन्वेस्ट इन 10-year बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 6 lakhs बाय पेइंग 231,500, फेस वैल्यू 6 लाख का, बट आप कितना आज पे कर रहे हो, 231,500, दिस इज द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग। कैश फ्लोज क्या है तो मैं बता दूं, ये कौन सा कैश फ्लो है, ये जो डे 1 पे आपने किया है, दिस इज योर इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो बेसिकली। EIR 10% है। एन एंटिटी रिकॉग्नाइजेस प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट इनकम इन P&L। हाउ इंटरेस्ट इनकम विल बी ट्रीटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ड्यूरिंग द बॉन्ड पीरियड, पूरा पढ़ लो पहले। हाउ द मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ 6 lakhs विल बी ट्रीटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सुनो, डे 1 पे कितना इन्वेस्ट किया है, 231,500। कैश फ्लो को अक्रूवल से नहीं कैश से फर्क पड़ता है, पैसा गया है, हाँ, तो डे 1 पे ये कैश आउटफ्लो रहेगा इन्वेस्टिंग में। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट की इनकम है, ये तो P&L के अंदर आप बुक कर रहे हो। क्या आपको ओवर द पीरियड कुछ कूपन वगैरह मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, कोई कूपन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको कितना साल का ये था बॉन्ड, 10 साल का, तो आपको 10th ईयर के एंड पे सीधा सीधा 6 लाख का इनफ्लो होने वाला है, तो आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन अकाउंट्स तो बोलता है कि EIR के हिसाब से बुक करना, हाँ बुक जरूर करोगे आप अक्रूवल बेसिस पे EIR के हिसाब से, बट कोई पैसा नहीं आने वाला। तो वो पूछता ना इंटरेस्ट इनकम का ट्रीटमेंट कैसा रहेगा कैश फ्लो में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बॉन्ड। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बॉन्ड कोई इंटरेस्ट इनकम कैश फ्लो में बुक नहीं होएगा, नो बुकिंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई बुक नहीं होने वाला, क्योंकि मिलने वाला ही नहीं, पैसे से मतलब है, पैसा तो आया नहीं, 10 साल के एंड पे पैसा आएगा। अब 10 साल के एंड पे जो पैसा आएगा 6 लाख, ये इनफ्लो है, ठीक है। वो पूछता है हाउ द मैच्योरिटी प्रोसीड्स विल बी ट्रीटेड। भाई जब पैसा इन्वेस्ट किया था तो इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो था आउटफ्लो, जब पैसा मिलेगा तो ये भी इन्वेस्टिंग का इनफ्लो रहेगा, तो दिस इज इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, इन्वेस्टिंग वाला इनफ्लो, सिंपल। तो स्टेटमेंट वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। इसमें बस एक और चीज बताया, ये 6 लाख में से बता देना कि 231,500 आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट है, और जो बचा हुआ आपको एक्स्ट्रा मिला ना 6 lakhs माइनस 231,500, जो आपको 368,500 जो मिला है ना, ये आपका इंटरेस्ट का इनकम है एक तरीके से, बराबर है, दोनों का दोनों इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ही है, दोनों इन्वेस्टिंग कैश फ्लो ही, बस बता रहे कि ये प्रिंसिपल का आपको जो पैसा रिटर्न मिला है वो, और ये जो इंटरेस्ट की इनकम का पैसा मिला है। देखो ये जो इंटरेस्ट का इनकम आपको मिला है वो अलग है, और जो EIR के हिसाब से आप हर साल बुक करोगे वो अलग है। EIR के हिसाब से हम अकाउंट्स में बुक करेंगे, कैश फ्लो में कोई इंपैक्ट नहीं है, कैश फ्लो में इंपैक्ट आएगा लास्ट ईयर में जाकर, दैट्स इट। तो इतना कुछ क्रिटिकल नहीं है, सिंपल है, ठीक है। आगे अब आएगा इंडेस 37 प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट असेट। वैसे ये सेम टू सेम क्वेश्चन अपने इंडेस 37 के क्वेश्चन बैंक में है, आई गेस इट इज क्वेश्चन नंबर 8 आई गेस, ठीक है, MTP RTP वाले सेक्शन का। बट अब जब इतना ही किया है अपन ने, एक भी क्वेश्चन लिटरली छोड़ा नहीं है, तो करके खत्म करो, कहाँ तुम उसको रिफर करते बैठोगे, जल्दी से आ जाओ। क्या बोलता है सुनो, हमने कॉन्ट्रैक्ट, ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है, ठीक है। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब आपने जितना खर्चा किया उससे कम आपका रेवेन्यू रहने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ओनरस, ठीक है, सिंपल। एंटिटी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 1 million यूनिट्स ऑफ गैस एट 23 पैसे पर यूनिट। 1 million यूनिट्स खरीदेगा 23 पैसे पे, ये अपना खर्चा है 2,30,000 का। करंट मार्केट प्राइस फॉर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट इज 16 पैसे, मतलब मार्केट में इसकी प्राइस कम हो गई है, 16 पैसे हो गई है। हमको मार्केट प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको कितने में बेचने वाले हैं या हम इसको कहाँ यूज करने वाले उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। बोलता है गैस विल बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच विल बी सोल्ड एट प्रॉफिट। बोलता है हमने 23 पैसे में खरीदा, हम 16 पैसे में नहीं बेचने वाले, हम तो इस यूनिट्स को गैस में यूज करेंगे, और वो गैस तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हुआ? नो, इट इज नॉट ओनरस। क्यों? हमने जितने में खरीदा हम उसको प्रॉफिट में बेचेंगे, जब प्रॉफिट में बेचोगे तो कोई ओनरस की बात नहीं है। इसमें कंफ्यूजन पॉइंट बस ये है, मैं बताऊं, ये अपने लिए इररेलेवेंट है कि आज मार्केट की प्राइस क्या है। हाँ, ये रेलिवेंट तब होता जब मैं इसको मार्केट में बेचने का सोच रहा होता, मेरे को मार्केट में बेचना ही नहीं है, मैं तो उसको गैस में यूज करूंगा, गैस प्रॉफिट में बेचूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ू, बिल्कुल आगे बढ़ो सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है एंटिटी परचेज वापस से 23 पैसे में खरीदेगा, करंट मार्केट पे 16 पैसा दिया हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे गैस विल बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी विल बी सोल्ड एट अ लॉस, जिसमें यूज करेंगे वो लॉस में बिकने वाला है। तो अब बताओ, अब ये ओनरस है कि नहीं? हाँ, नाउ दिस इज ओनरस।
अच्छा आगे भी बोलता है ऑल ऑफ द गैस परचेज बाय एंटिटी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग डेडिकेटेड असेट, इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। एनीवेज, तो हम जहां यूज करने वाले हैं गैस में यूज करेंगे, वो गैस लॉस में बिकने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो गया आपके लिए। आगे एन एंटिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 1 मिलियन, अगेन वो सेम चीज है। अगेन बोला मार्केट में रेट 16 पैसा है, हम क्या करने वाले देख लो। द गैस विल बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम बेचेंगे, एंटिटी सेल्स द गैस अंडर कॉन्ट्रैक्ट विच इट नो लॉन्गर नीड्स टू अ थर्ड पार्टी फॉर 18 पैसे। तो अब हम या तो इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे, लेकिन एंटिटी का मानना क्या है, एंटिटी बोला हम तो नहीं इसको बेचेंगे 18 पैसे में, दैट इज 5 पैसे बिलो द कॉस्ट। एंटिटी डिटरमाइंस दैट इट विल हैव टू पे 55,000 टू एग्जिट द परचेज कॉन्ट्रैक्ट। अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है 23 पैसे में खरीदने का, इसको एग्जिट मार दो, तो ओनरस में याद है क्या प्रोविजन कितने का बनेगा, या तो आपके लॉस का अमाउंट या फिर पेनल्टी का अमाउंट, विच एवर इज लोअर। अब आपका लॉस कितना होने वाला है, 1 मिलियन यूनिट पे आपका 5 पैसे का लॉस है, 23 पैसे में खरीदोगे, 18 में आप बेचोगे, तो 10 लाख यूनिट्स पे आपका 0.05 रुपीज, दैट इज 5 पैसे का लॉस है। मतलब मेरे ख्याल से वो 50,000 आता है क्या, 10 लाख इंटू 0.05, यस 50,000 का आपका लॉस है, या तो लॉस या फिर पेनल्टी, दैट इज 55,000, प्रोविजन बनेगा दैट इज द लॉस का, इतने का बनेगा प्रोविजन। ओनरस है और प्रोविजन का अमाउंट बता दिया, यही पूछा था। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 11 एंटिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी सप्लायर। ठीक है, एंटिटी विशेष टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन 11-12। टर्मिनेट कब करेगा, 11-12 नेक्स्ट ईयर। उसका मानना है कि वो नेक्स्ट ईयर में टर्मिनेट करेगा, इवन दो इट स्टिल हैव 2 years टू रन, बिकॉज इट कैन एंटर इनटू अ चीपर कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू सप्लायर, इट विल इंकर अ चार्ज फॉर टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। Does the entity have to provide in 10-11 for the contract that it will be exiting in 11-12? बोलता है 10-11 में हमको कोई प्रोविजन क्रिएट करना है क्या, नहीं। जिस साल आप एग्जिट मारोगे उस साल आप प्रोविजन बनाओगे, 10-11 में यू विल डू नथिंग। 10-11 में आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सबको समझा मैंने क्या बोला। और देखो वैसे भी आप एक बात समझ लो, जब मान लो हम इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट नेक्स्ट ईयर करेगी भी, तो हम एक चीपर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और चीपर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट कमा भी लेंगे, तो ये ओनरस तो वैसे भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर कोई भी टर्मिनेशन के ऊपर जो पेनल्टी वगैरह वो आपको बुक करना है, तो आप नेक्स्ट ईयर बुक करना जब आप एग्जिट कर लोगे। ठीक है, चलो, तो ये आपका इंडेक्स 37 का क्वेश्चन था, और इसी के साथ आपकी आरटीपी पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरी पीडीएफ जो मार्क वर्क कर रखी है मैंने विद दी अमेंडमेंट्स रिटन बाय मी विद आईसीआई अमेंडमेंट्स, पूरा ये आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, आपको जितने भी पेज का रेलिवेंट लगता है आप उसका प्रिंट लेके बैठ जाना। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ अच्छे से कवर कर लेना। CFS वाला क्वेश्चन आप लिख कर करोगे, ठीक है, ध्यान रखना, ये बात लिख कर प्रैक्टिस करना है। बाकी एवरीथिंग इज स्मूथ। जस्ट 1 minute आई वुड लाइक टू टेक एंड टेल यू वन थिंग, प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड कीप गोइंग। आपको बहुत समय ऐसा लगेगा यार सर, वो फिनिश लाइन पे आने से है ना, अपने को वो जो लास्ट का टायर्डनेस होता है ना, वो फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बाकी लोग का देखा, उसके 3 रिवीजन में, तो अभी सेकेंड रिवीजन पे ही हूँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है सब मैं भूल चुका हूँ सर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोलूँ, इफ़ यू कांट रन यू वॉक, इफ़ यू कांट वॉक क्रॉल, बट कीप गोइंग। आप बढ़ते रहना, हल्का 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 इंक्रीमेंटल एफर्ट कितना काम आएगा आपको नहीं पता है। और जब आप एग्जाम के दिन पे जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार मैं एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ लेता ना तो मज़ा आ जाता, मतलब मेरे को 1 या 2 दिन और मिल जाता तो मज़ा आ जाता। वो 1-2 दिन अभी है जो आप शायद अभी वेस्ट करने वाले हो और बाद में जाके रिग्रेट करने वाले हो, तो वो रिग्रेट नहीं होने देना। तो जितना भी आपसे बन पड़ रहा, आप अपना बेस्ट देने का ट्राई करना। दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना मत, अपनी मेहनत पे फोकस करना। एंड आई नो लास्ट के 1 महीने में बहुत थॉट्स आते हैं, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है ना, एग्ज़ाम कैसा होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, मेरा करेक्शन बराबर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, याद आएगा क्या, वो सारे थॉट्स आपके माइंड में आने लगेंगे। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोचकर कभी भी टाइम वेस्ट मत करना। इट इज़ वेरी ह्यूमन, इट इज़ अ ह्यूमन थिंग टू गेट ऑल दोज थॉट्स, मुझे भी आता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ इज, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? नो। हाँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट माई प्रिपरेशंस? येस। कैन आई मेक माई नेक्स्ट 1 month या 1.5 month या 2 months काउंट? येस। कैन आई डू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क? येस, दैट इज माई कंट्रोलेबल्स, सो आई विल फोकस ऑन दैट। सो अनकंट्रोलेबल चीजों के बारे में थॉट आना इज नॉर्मल, उस पर टाइम वेस्ट करना इज रॉन्ग। टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। एंड फॉर अ फैक्ट आई नो, अगर आप ये आरटीपी की वीडियो तक पहुंचे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप एफआर का रिवीजन वगैरह करके यहाँ पहुंचे हो, सो यू आर डूइंग अ डिसेंट जॉब, इट्स ओके, ठीक है।
keep going, keep working hard. Okay, so on that note we'll wrap up the session. Thank you so much. Keep working hard. Bye bye, take care, see you all. Bye bye.